बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चौथे बैच का डेमो क्लास है। इससे पहले तीन बैचेस हम सक्सेसफुली चला रहे थे, जिसमें दो ने पास आउट भी किया है और तीसरा चल रहा है। और ये चौथा बैच है जो शुरू होने जा रहा है। मैं सबसे पहले अपना तारुफ करा लूं। मैं इस वक्त कमिश्नर आईआरएस, इनलैंड रेवेन्यू टैक्स, एफबीआर के अंदर लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस, आपने सुना होगा, कराची में, वहां सर्व कर रहा हूँ। मेरे साथ दो और दोस्त हैं। लाला अब्दुल कादिर शेख साहब हैं, ये आरटीओ 2 के कमिश्नर हैं। ये भी एफबीआर में है, मेरे बैचमेट्स हैं 28th कॉमन के, और 25 साल से एफबीआर के अंदर ही हैं, सर्व कर रहे हैं। उसके साथ हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है हमारे दोस्त ने, अब्दुल हमीद शेख साहब ने, जो आपको इनकम टैक्स पढ़ाएंगे। और उसके आगे आगे अशफाक, आगे आ जाओ। वो इस वक्त मेन जोहर की जो बिल्डिंग है आरटीओ 2, वहां पे जोन 1 के कमिश्नर हैं। हम तीनों एफबीआर के सर्विंग कमिश्नर्स हैं। और इसके अलावा हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिसकी अभी ताज़ा सिलेक्शन हुई है एज डायरेक्टर फाइनेंस। और बेनजीर शहीद बेनजीर यूनिवर्सिटी में इनकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के और एक्सपीरियंस के बेस पे मेरिट पे सिलेक्ट होके वहां जा रहे हैं। ये आपको, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ये आपको ऑडिट्स और ये टेक्निक्स। तो आज सबसे पहले मैं इनकम टैक्स के हवाले से, वैसे तो आना था अब्दुल हमीद शेख साहब ने और लाला अब्दुल कादिर शेख साहब, ये दोनों इनकम टैक्स के एक्सपर्ट्स हैं। इन दोनों ने मिलके उस प्रेजेंटेशन को, लेकिन हमीद शेख साहब के साथ एक इमरजेंसी हुई है, लेकिन वो ऑनलाइन हमारे साथ यहाँ अवेलेबल है। हमीद, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं आपके साथ हूँ। हाँ। तो आज की जो आपका डेमो क्लास है और प्लस क्लासेस है, ये हमारे अब्दुल कादिर शेख साहब और हमीद शेख साहब, ये दोनों क्लासेस लेंगे। और मैं आपको सेल्स टैक्स लॉ पढ़ाऊंगा और एफईडी भी आपको पढ़ाऊंगा। अकाउंटिंग और कॉरपोरेट लॉ टैक्सेशन के हवाले से हमारे अशफाक शेख साहब हैं, ये पढ़ाएंगे। तो इसको कह दे आल शेख कम्युनिटी सेंटर भी कह दे। और ये जो ऑन कर रहा है वो भी अख्तर हुसैन शेख, जिसको आपने जानते होंगे, बैरिस्टर है। वो भी सीएसएस से उन्होंने क्लियर किया था, वो भी एफबीआर में असिस्टेंट कमिश्नर हुए थे, लेकिन उन्हें वो फील्ड पसंद नहीं आई, तो बाहर गए और बारेट ला करके जो है वापस आ गए। और ये पूरा ऑफिस है उनके पीछे चेम्बर्स बने हुए हैं। बेटा आप बैठ जाओ ना। तो वो भी आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हेल्प करते रहेंगे। आजकल वो यूएसए के विजिट पे हैं, 2 महीने से उधर ही है। और अगर वो नहीं भी आ सके तो हम उनको ऑनलाइन उनकी क्लासेस अरेंज करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको तारुफ अपना करा दिया। पहले मैं कस्टम्स में होता था, 10 साल कस्टम्स में मैंने सर्व किया, पोर्ट पे, फैसलाबाद पोर्ट पे, मुल्तान में, और यहाँ कराची में। उसके बाद जो है एफबीआर ने एक ऑप्शंस दी प्रमोशंस के साथ कि आप इनकम टैक्स साइड और सेल्स टैक्स में अगर जाना चाहते हो तो आईआरएस के एक नया ग्रुप बन रहा है, उधर ऑप्ट करें। तो मैंने फिर कस्टम्स को अलविदा करके 10 साल बाद 15 साल से अब इधर ही हूँ। और हमारे साथ लाला अब्दुल कादिर शेख साहब है, मैंने उनका बता दिया। उसका भी जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ रहे, मेरे दोस्त हैं और मेरे बैचमेट्स भी हैं। अशफाक शेख साहब भी बता दिया, और अब्दुल हमीद का। अब हम आ जाते हैं कि आप लोगों का शुक्रिया। ये बेटा आगे जा रहा है नहीं जा रहा? प्रेजेंटेशन ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वाली थी।
अच्छा, सबसे पहले सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर के कोर्स के इंट्रोडक्शन के लिए मैं अपना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं हमारे अशफाक साहब उसको दूंगा। उसके बाद जो इनकम टैक्स के हमारे मेन जो रिसोर्स पर्सन है लाला अब्दुल कादिर शेख साहब, मैं उनको फिर इनकम टैक्स की प्रेजेंटेशन वो आपको देंगे, पूरे डेमो क्लास को वो लेके ले चलेंगे। उसके बाद फिर मैं सेल्स टैक्स और एफईडी के लिए आऊंगा, फिर वो ऑडिट के लिए आएंगे। इस तरह हमारा सीक्वेंस चलेगा। हमीद शेख साहब हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, जहां आपको फीडबैक की जरूरत पड़ेगी। जो अल्लाह का शुक्र है कि ये दोनों ही ब्रिलियंट ऑफिसर्स हैं हमारे, लाला अब्दुल कादिर शेख साहब और हमीद साहब। तो ये दोनों मिलके चलेंगे। तो सबसे पहले अशफाक और उसके बाद में लाला अब्दुल कादिर शेख साहब को कहूंगा। जी, इसका इंट्रोडक्शन करके फिर लाला अब्दुल कादिर। थैंक यू सो मच। जैसे कि सर तारिक ने इंट्रोड्यूस कर दिया है सारी फैकल्टी मेंबर्स को, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट जो कोर्स है हमारा, जिसके लिए ये हमारा प्राइम कोर्स है। अगर आप टैक्सेशन की फील्ड में अपने आप को आप समझते हैं कि टैक्सेशन की फील्ड में आपका इंटरेस्ट है ना सिर्फ, और ये आपको इसमें इन डेप्थ नॉलेज अगर चाहिए और आप इसको अपनी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो ये सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स हमारा प्राइम कोर्स है। दिस इज अ प्रीमियम, यहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं। इसमें आपके सारे मॉड्यूल्स हैं। ये कोर्स ओवरव्यू है। ये 3 महीने का कोर्स है, शॉर्ट कोर्स आप कह सकते हैं, 3 महीने का। इसके दोनों मोड्स हैं। आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं या ऑन कैंपस अटेंड कर सकते हैं। हम रिकमेंड करते हैं कि ऑन कैंपस आप यहाँ बैठें, इंटरेक्ट करें हमारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ, उनसे क्वेश्चंस करें, क्योंकि टेक्निकल फील्ड है, ये कोई जनरल हिस्ट्री नहीं है कि आप पढ़ सकते हैं रूम पर या। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम रिकमेंड करते हैं ऑन कैंपस। मगर आप जूम का भी ऑप्शन है कि इन केस आप अटेंड नहीं कर सकते क्लास, तो आप उन दिनों जूम पे आ सकते हैं। 2 days अ वीक है कोर्स। हम दोनों वीकेंड क्लासेस और वीकडे क्लासेस दोनों चलाते हैं। तो ये आपको सूट करता है कि आपकी अवेलेबिलिटी को। और ये 4 से 4:30 से 6 और 6:30 से 8 बजे की टाइमिंग्स में है। इस कोर्स का स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये 5 मॉड्यूल्स है इसमें, कवरिंग कंप्रहेंसिव एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन, जिसमें इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फिर हम बेसिक अकाउंटिंग भी साथ में पढ़ाते हैं, और साथ में हम कॉरपोरेट लॉ को भी करते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी है, इसके साथ ये अलाइंड है चीज़ें। और इसमें प्रैक्टिकल लर्निंग अप्रोच के साथ ये जो आपको सिखाया जाता है कि कैसे रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं हम इनकम टैक्स के, सेल्स टैक्स के। ऑनलाइन डेमो देकर आपको प्रॉपर फाइलिंग जिस तरह होती है ऑनलाइन, वो सिखाई जाती है। हमारे जो मौजूद फैकल्टी मेंबर्स हैं, इसमें मॉड्यूल 1 इनकम टैक्स से स्टार्ट करते हैं। आप अब्दुल हमीद शेख साहब, लाला अब्दुल कादिर शेख साहब, ये इनकम टैक्स के एक्सपर्ट्स हैं हमारे। सेल्स टैक्स में तारिक शेख साहब हैं, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है कॉरपोरेट लॉ। और बेसिक अकाउंटिंग में अशफाक हुसैन आपको कराऊंगा। और फेडरल एक्साइज ड्यूटी सर लाला अब्दुल कादिर, और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट तारिक शेख साहब कराएंगे। ये इस तरह हमने डिज़ाइन किया है कोर्स। और इसमें कमिश्नर, इसके की फीचर्स ये हैं कि आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आईआरएस रेप्लिका पोर्टल पर कराई जाएगी। रेप्लिका पोर्टल बिल्कुल उसी तरह डिज़ाइन किया गया है जिस तरह एक ओरिजिनली किसी भी एफबीआर में आप रिटर्न फाइल करते हैं तो पोर्टल में जाते हैं। बिल्कुल रेप्लिका का मतलब ही यही है कि वो बिल्कुल उसी तरह का है। प्रैक्टिकल एमसीक्यूज, केस स्टडीज देखें। हमारे तीनों जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका अपना ये अपनी फील्ड है टैक्सेशन की। उनके 25 years का एक्सपीरियंस है।
तो उन्होंने बेतहाशा केसेस इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, कहाँ पर किस तरह क्या क्या इश्यूज आते हैं, वो अपनी जो एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे। उन्होंने कितने केसेस को किस तरह डील किया है, कहाँ कहाँ किस तरह कौन से इश्यूज उनकी ड्यूरिंग सर्विस आए हैं। तो ये आपके लिए ईज है कि आप ये गलतियां ना करें जो दूसरे कर चुके हैं इस फील्ड में। तो अच्छा, ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल और सिनेरियोस एक ही चीज है। हम इसके बाद अच्छा, ये इनकम टैक्स इंक्लूडिंग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, अब्दुल कादिर शेख साहब को मैं इनवाइट करूंगा कि वो आपको इसका डेमो एक क्लास देंगे। थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है, हमारी पीएम की जल गई है तो ये रिपेयर हो रही है, कुछ दिनों में ये बिजली का हमने जनरेटर का वो काम किया है, उसके बाद हाँ जो नजर चलवा दें, चार्जिंग पे लगा, इसको निकाल दें, इसको पे जगह है। हाँ ठीक है। ये 2 हफ्ते पहले नीचे यहाँ पे पीएमटी का इशू आ गया था, वो इंशाल्लाह इस हफ्ते रिजॉल्व हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और आपको देख के अच्छा भी लगता है। देखें, बिसाइड्स के ये आप एक प्रोफेशन के तौर पे इधर आ रहे हैं, इट्स अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी एज वेल। टैक्सेशन ओवर द टाइम अगर आप देखें, इन रिसेंट टाइम्स में स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती जा रही है हमारी सोसाइटी में। डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम ज्यादा जा रहे हैं, फाइलिंग की तरफ हम ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं। सेल्स टैक्स को अगर मैं बात करूं तो आप पॉइंट ऑफ सेल का झगड़ा हर जगह सुन रहे होंगे। इनकम टैक्स की मैं बात करूं तो जी फाइलर नॉन फाइलर और लेट फाइलर का नया कंसेप्ट हमारे पास है। और इस पूरे प्रोफेशन के अंदर एक तरफ तो इदारा है, एक तरफ पूरी आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, या क्लाइंट्स में अगर हम जाए तो सैलरी पर्सन या कंपनीज हैं। तीसरी तरफ इनके दरमियान कोई ब्रिजिंग एक गैप है, उस गैप को ब्रिज करने के लिए एक प्राइवेट प्रोफेशनल की जरूरत है। वो प्राइवेट प्रोफेशनल किस हद तक एक्सपर्टीज रखता है, उसी हद तक वो सिंसियरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी टैक्स पेयर का राइट पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर सकता है, और टैक्स पेयर को भी राइटली एजुकेट कर सकता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपसे ड्यू टैक्स डिमांड कर रही है या नहीं कर रही। गैप किस तरह का है? मिसाल के तौर पे एक साहब सैलरी एम्प्लॉयड है, सैलरी एम्प्लॉय की टैक्सेशन का इस टैक्स लॉ के अंदर प्रॉपर पूरा एक स्ट्रक्चर गिवन है, इनकम टैक्स लॉ की मैं बात कर रहा हूं। अब अगर उस टैक्स सैलरी बेस्ड पर्सन को टैक्स डिपार्टमेंट एक नोटिस इशू करता है जिसमें कुछ क्यूरीज इस तरह की हैं जो कि सैलरी बेस्ड पर्सन से पर्टेन ही नहीं करती, उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है, लेकिन उसकी इनकम टैक्स रिटर्न में रिटर्न फाइल करते हुए कुछ ऐसा एरर आ गया जिसकी वजह से ये इंडिकेशन आ रही है कि वो सैलरी के बजाय बिजनेस इनकम है, या सैलरी के ऊपर जो टैक्स कटा वो कम कटा हुआ है, या कोई और हजार किस्म की डिस्क्रिपेंसीज हो सकती है। उसका कैपिटल गेन था, उसका डिविडेंड का मसला है, उसकी किसी भी चीज, थिंक ऑफ एनीथिंग एंड यू विल फाइंड इट देयर। उसको राइट एड्रेस करने के लिए वो सैलरी पर्सन, देखिए वो अपना तनख्वाहदार बंदा है, उसको टैक्स लॉ पूरा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उसको सिंपलिस्टिक वे में वो इश्यू कन्वे हो जाए, तो सिंपलिस्टिक वे में वो अपना एक डिफेंस प्रेजेंट कर सके जो भी राइटफुल है इन द आईज ऑफ लॉ। ये करने के लिए जो गैप है वो एक टैक्स प्रोफेशनल का है, टैक्स प्रैक्टिशनर का है। टैक्स प्रैक्टिशनर एक वो है जो दफ्तर में बैठा हुआ है, जो कि हम लोग हैं। दूसरा टैक्स प्रैक्टिशनर वो है जो कि उसके और हमारे दरमियान, यानी कि प्राइवेट टैक्स पर्सन और एक जो अफसर है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर जो है, उसके दरमियान जो गैप को ब्रिज करने वाला बंदा है वो टैक्स प्रैक्टिशनर है, वो आप लोग हैं। हमारे यहाँ जो पिछले कितने ही सालों से जो सबसे बड़ा इशू है, ये जो हमारा गैप है, ये इतना वेल एजुकेटेड खुद भी नहीं, ये टैक्स अवेयर इतना खुद भी नहीं है, ये टैक्स लॉ का की समझ इतनी खुद भी नहीं रखता, न लॉ के ऊपर जो एवोल्यूशन हुई है, क्योंकि जो टैक्स लॉ है किसी भी लॉ की तरह इसकी एक एवोल्यूशन होती है। लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स, हर दूसरे साल लॉ में क्या चेंजेस आ रही हैं, एक वो अमेंडमेंट्स, और एक उन लॉज के ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपीलेट स्टेजेस पे, अपील ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनके ऊपर जो केस लॉज बने, जो फैसले आए, वो उस लॉ का हिस्सा बनते जाते हैं, उसकी रिपोजिटरी में जा रहे होते हैं।
अब जितना टैक्स प्रैक्टिशनर कॉम्पिटेंट होगा, जितना उसकी समझ होगी, जितना उसकी एक्सपीरियंस होगा, उतना वो टैक्स पेयर को और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को, दोनों को गाइड कर सकता है कि सर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू इस जगह पे राइट है, टैक्स पेयर को समझाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग में फ्लॉ है, तो इसको आप ठीक समझें। लाइकवाइज ऑन द अदर फ्रंट वो टैक्स पेयर को भी ये बात समझा सकता है। जब तक ये बंदा खुद इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, वो जो गैप को ब्रिज कर रहा है, वो बंदा, सोसाइटी में हमेशा आपको एक्सट्रीम्स नजर आएंगी और वो एक्सट्रीम्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं हो रहा होगा। उस कनेक्शन को बिल्ड करने वाले आप लोग हैं। हमारी ये कोशिश इस तरह से है कि हम अपने दफातर में ये देखते आए हैं कि हमारे पास जो टैक्स प्रैक्टिशनर आता है वो इतना खुद लॉ कन्वर्सेंट नहीं है, वो इतना अच्छी तरह से लॉ को खुद नहीं समझता। तो कुछ बुनियादी बातें होती हैं, एटलीस्ट उनकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने से क्या होगा कि आगे तो आप, जैसे देखिए, आपको अगर आज मैं तैराकी पे लगा दूं कि तो मैं आपको पूल के बाहर खड़े होकर कुछ कवायद जवाब तो समझा दूं कि भाई इसकी डेप्थ इतनी है, टाइड किस तरह की है, रफ है, इजी है, आप किस वक्त इस पे राइट टाइम टू वो है डाइव इन है, किस वक्त किस साइड से आपको डाइव इन करना है, ये चीजें मैं जब तक आपको नहीं बताऊंगा आप डरते मरते सीख तो जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या सीख के निकले। तो बेहतर यह है कि एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में जब आप इन चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको यह फायदा होगा कि आप अपने टैक्स पेयर के साथ भी जब बात करेंगे, जो आपका क्लाइंट है उससे बात कर रहे होंगे, वो आपके बारे में भी एक पॉजिटिव इंप्रेशन लेगा कि यार आपको समझ है, आप बात क्या कर रहे हैं। और जब आप टैक्स डिपार्टमेंट के पास आ रहे होते हैं, तो हम जिस तरह के लोगों, हमारे पास जिस तरह के लोग आते हैं, उससे कुछ लोग बहुत ही बेचारे मायूस कुन उनकी परफॉर्मेंस होती है। वो कहते हैं साहब आप बता दें क्या करना है। अरे भाई, हम ही अगर बता दें तो हमने तुमसे पूछा हुआ है, तो तुम हमें बताओ, और अगर हमारी कहीं गलती है तो वो भी बता दो, और अगर तुम्हारी गलती है तो अपने टैक्स पेयर को समझाओ, या हम जो तुम्हें बताए तुम हमसे तो समझो। तो बहुत से लोग हमारी बात समझने से भी आ रही होते हैं, और जहां हमारी कमी होती है वो हमें समझाने से भी आ रही होती है। उसी हद तक वो इनकेपेसिटेटेड है कि हमें समझा सकें, क्योंकि उनको पता ही कोई नहीं होता। इसका पर्पज ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हमारे मुल्क में टैक्सेशन एक्टिविज्म बढ़ता जा रहा है। हर दूसरे दिन आप देखें टीवी पे कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि आज फला जगह पे चीज के ऊपर नया कानून आ रहा है, आज ये वाला नया लॉ लग रहा है, इसके रेट ऊपर, इसके रेट नीचे, फाइलर का ये होगा, प्रॉपर्टी टैक्सेशन की कंपटीशन इस तरह से होगी। आप आज प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए जाएं, आपको 10 तरह के टैक्स के इश्यूज सामने आएंगे। आज से 5 साल पहले नहीं थे, 8 साल पहले और नहीं थे, 10 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हमारी सोसाइटी में टैक्सेशन एक्टिविज्म बढ़ रहा है, लेकिन उसको समझने के लिए, इस गैप को फिल इन करने के लिए जो हमें अच्छे पढ़े लिखे लोग चाहिए वो बहुत कम है, जिनकी एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, लॉ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, लॉ की प्रैक्टिस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, अकाउंटेंसी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। और टैक्स लॉ ऐसा अजीब लॉ है जैसे जो कि आपके बाकी तमाम लॉज के साथ जुड़ा हुआ है। अब पुलिस का लॉ पढ़ ले, वो आपको पुलिस की बात करेगा। आप करप्शन का लॉ कोई पढ़ ले, एंटी नैब ऑर्डिनेंस पढ़ ले, वो सिर्फ आपसे नैब। लेकिन आप टैक्स लॉ की बात करेंगे तो आप खुद, लेट से आपका एक क्लाइंट है, बैंकिंग कंपनी है, आप जनाब का जो क्लाइंट है वो एक ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, आपका क्लाइंट जो है वो एक इंपोर्टर है, आपका क्लाइंट जो है वो एक टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर है। हर एरिया ऑफ प्रोफेशन से अपने टैक्स लॉ, उसके लॉज जुड़े हुए हैं। बैंकिंग का अपना बैंकिंग ऑर्डिनेंस है, ठीक है जी। इंश्योरेंस के वालों के लिए बिल्कुल सेपरेट प्रैक्टिस है। आपके जो इंपोर्ट वाले हैं उनके लिए बिल्कुल सेपरेट प्रैक्टिसेस हैं। लॉज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉ अलग है, उनके रजिस्ट्रेशन का सिस्टम अलग, हर चीज उसकी अलग है। इसी तरह से लेबर, अब जब वो मैन्युफैक्चरर है तो उसकी कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज हैं, तो लेबर के लॉज अलग उस पर लगते हैं। वो तमाम, जब हम टैक्स का इशू देख रहे होते हैं तो उसमें हमने ज़कात के लॉ को भी देखना है, उसमें हमने बैंकिंग लॉ को भी देखना है, उसमें कंपनीज ऑर्डिनेंस भी देखना है। लेकिन आपको पता तो हो कि किस शोबे के साथ कौन कौन सा लॉ जुड़ा हुआ है, ताकि आप उसकी वेल स्ट्रक्चरिंग कर सके। फिर टैक्स पेयर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रिविलेजेस भी हैं। एक उसकी जिम्मेदारियां हैं, एक उसकी प्रिविलेजेस है। रिफंड उसका प्रिविलेज है, उसको टैक्स की एडजस्टमेंट उसको सही होके मिले, ये उसका प्रिविलेज है। अगर उसने कहीं सही टैक्स जमा किया है तो उसको कोई प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते हुए कितना टैक्स रेट उस पर अप्लाई होता है, अगर उसका रिड्यूस रेट लगता है उसका, तो उसको वो रिड्यूस रेट ही लगे, ये उसका प्रिविलेज है। ये उसको कौन बताएगा? वो हर चीज पूछने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जाता, वो अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात करता है। वो टैक्स कंसल्टेंट कौन है? वो आपके जैसे प्रोफेशनल्स है। तो आपको अगर पता होगा तो आप उसको राइट एडवाइस करेंगे। वो लोन लेता है, उसके लिए अलग उसके मामला, लेकिन जिस फील्ड में वो बैठा है उस फील्ड से जुड़े हुए अपने लॉज हैं।
टैक्स की जब बात आएगी तो उसके वो उस फील्ड से रेलिवेंट लॉज कि आपस में सिम्बियोसिस होता है कि वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, वो वही बंदा सही बता सकता है जिसको टैक्स लॉ की भी उतनी ही अच्छी समझ हो जितनी कि उस अपने जिस टैक्स पेयर है उससे रेलिवेंट लॉज की भी उसको समझ हो। तो चले, समझ एक स्टेज है, समझ से पहले ये एक फेयर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मुझे लॉ के अंदर कौन सी चीज किस जगह मिलेगी और उसके मफहूम क्या है और उसकी एप्लीकेशन किस तरह से होगी, तो उसका हम इंटरप्रिटेशन और प्रैक्टिस की बात कर सकते हैं। इस हवाले से हमने ये एक चंद माह पहले सर तारिक ने, सर हमीद ने, सर जब्बार ने और सर अशफाक ने वी सेट टुगेदर और हमने कहा कि हमारे पास जो ऑडियंस आ रही है, जो टैक्स क्लाइंट आ रहा है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग कम है, तो हमें इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में बनाएं, क्योंकि कोई भी फील्ड का आदमी इनको नहीं गाइड कर रहा। आपको आपके जैसा कोई और ही गाइड कर रहा होगा, वो बुरा नहीं है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग में इतना गैप जरूर होगा कि जो फील्ड का प्रैक्टिशनर है, जो दफ्तर में बैठा टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर का जो माइंड है, वो उसकी एप्लीकेशन फुली उस तरह से नहीं हो रही होगी। तो आपके साथ जब हम बात करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास देयर इज अ वाइड वर्ल्ड बिसाइड्स अस, जहां से आप वो सारी चीजें सीख रहे हैं, लेकिन जब हमारे साथ आप बैठेंगे तो आपको बहुत सी चीजें फ्रॉम द डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू समझ आएंगी। तो वो आपको इट विल बी काइंड ऑफ आइसिंग ऑन द केक, कि आपको और ज्यादा निखार आ जाएगा आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में। इस हवाले से हमने पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर किया। सर तारिक और सर हमीद की इसमें बहुत ज्यादा ग्रां कदर खिदमात हैं इसकी स्ट्रक्चरिंग में, और इसको इन्होंने बुनियादी तौर पे चार पांच मॉड्यूल्स पे किया है। और पहला मॉड्यूल जो हमारा वो है इनकम टैक्स का। अच्छा, मैं इसमें एक और गुजारिश कर दूं कि जो हमारा टैक्सेशन की ओवरऑल मशीनरी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फेडरल लेवल पे, उसमें एफबीआर ही वो इदारा है जो कि टैक्स कलेक्शन की बात करता है। एफबीआर के अंदर फिर दो विंग्स है, एक कस्टम्स है और एक इनलैंड रेवेन्यू है। इनलैंड रेवेन्यू जो है, अच्छा, और जो टैक्सेस होते हैं वर्ल्ड ओवर, ये दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वाहिद इनकम टैक्स वो टैक्स है जो कि डायरेक्ट टैक्स है। सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज और आपका कस्टम्स, ये तीनों इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक। अब जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये आपकी ओवरऑल जो टैक्स कलेक्शन है पूरे पाकिस्तान की, जो साइज ऑफ द केक है, इसमें मोर देन 50% जो हमारा डायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि अगर पाकिस्तान ने पिछले साल 9,980 अरब कमाए थे या टैक्स कलेक्ट किया था, तो उसमें मोर देन 5,300 जो है वो सिर्फ इनकम टैक्स से रिलेट करता है। इसी वजह से, और जो इनकम टैक्स का जो लॉ है वो सबसे ज्यादा वॉल्यूमनस है, इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, और ज्यादा आपको जो केसेस मिलेंगे आपके दाएं बाएं वो इनकम टैक्स लॉ के मिलेंगे। तो आपके लिए जो इस पूरी स्ट्रक्चरिंग में हमने इस चीज को रखा है कि मैक्सिमम टाइम जो है वो इनकम टैक्स लॉ के हवाले से हो। 20 आवर्स ऑफ आवर होल पीरियड जो है उसमें हमने ओवरऑल इसको इस तरह से किया है कि हम तो एक टैक्स इंस्टीट्यूट समझ लें वो है क्या, जो कि हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। इसको पढ़ना कैसे है? भाई, पढ़ने को तो मैं किताब अलिफ बे भी पढ़ लूं, और पढ़ने को मैं पीएचडी की कोई किताब उठा के पढ़ लूं, लेकिन मुझे उसकी, जिसको हम कहते हैं ना, ग्रामर को कैसे समझूं, उसको मैंने कॉन्टेक्चुअलाइज कैसे करना है, उसमें अपनी मैंने एक बेस अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड करनी है कि जब भी कोई टैक्स लॉ का कोई प्रोविजन पढ़ूं तो उसकी मैं राइटफुल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकूं। वो राइटफुल अंडरस्टैंडिंग जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, यू विल ऑलवेज बी फाइंडिंग योरसेल्फ बॉग्ड इन एन इनकंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट विद द पर्सन। अब बेवजह किसी से बहस कर रहे होंगे। लाइकवाइज यू विल ऑब्जर्व द अदर पर्सन, अगर आपकी राइटफुल अंडरस्टैंडिंग है और अगले बंदे की राइटफुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो आपके साथ बिला वजह बहस कर रहा होगा, बहस ले हासिल कोई उसका हासिल नहीं होगा। मेरी गुजारिश यह है कि इसको टैक्स इंस्टीट्यूट, हर लॉ को समझने की कुछ बुनियादी चीजें होती हैं जिसको हम लीगल इंस्टीट्यूट्स की इंटरप्रिटेशन के पैरामीटर्स या प्रिंसिपल्स कहते हैं, वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि टैक्स इंस्टीट्यूट को पढ़ना कैसे है। फिर हम इसमें टच करेंगे जी ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और इसके रूल्स इसके 2002 में आए थे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आया। इससे पहले पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस था 1979 का, और उससे पहले ब्रिटिश इंडिया के टाइम्स का 1922 का या 21 का, 100% श्योर नहीं हूं, उस वक्त का इनकम टैक्स एक्ट होता था। इंडिया में आज तक वही चल रहा है। हमारे यहाँ इस लॉ की रिवॉल्यूशन होते होते इनकम टैक्स, जो ब्रिटिश इंडिया का हमारे पास इनकम टैक्स लॉ था वो, उसके बाद 1979 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया जो कि जनरल ज़िया-उल-हक साहब के टाइम में था। उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब के वक्त में 2001 में आया, और इसको लॉ के साथ उसके फिर रूल्स आते हैं। रूल्स में जो इसके आए थे वो 2002 में आए थे, तो इसकी जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन शुरू हुई है वो 2002 में, जो रिटर्न फाइल हुई है वो इस लॉ के तहत 2002 से शुरू हुई है। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि हम जब इस टैक्स लॉ में इंटर होते हैं
तो हमें पहले उसमें खुद को रजिस्टर कराना होता है। तो किस किस की जरूरत है कि वो रजिस्टर हो, वो कौन कौन लोग हैं, वो पर्सन्स कौन है। वो 3 तरह के पर्सन्स होते हैं और फिर उनकी मल्टीपल कैटेगरीज हैं, जैसे इंडिविजुअल, एओपीज और कंपनीज और एनपीओज। एनपीओज एक जनरल टर्म है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम उर्फे आम में एनजीओज भी कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या इनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ पे कहते हैं। हमारे इनकम टैक्स लॉ के तहत इनको एनपीओज कहा जाता है। फिर हमने ये देखना है कि कौन कौन लोग हैं जिनके लिए जरूरत है कि वो रजिस्टर हो इनकम टैक्स लॉ के तहत, ताकि वो अपनी सालाना रिटर्न जमा कराने के भी मजाज हैं और उनको करवानी है। वो किस तरह करेंगे, किस ब्रैकेट में अपने आप को प्लेस करेंगे, वो इंडिविजुअल हैं, एओपी पार्टनरशिप फॉर्म्स को कहते हैं हम। मैंने और आपने कोई दुकान लगा ली मिलके तो हमारी पार्टनरशिप हो गई। कंपनी वो जो किसी न किसी जगह पे उसकी एससीसीपी में वो हो जाए, वो लिस्टेड कंपनी हो सकती है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, वो गारंटीड कंपनी हो सकती है, वो ट्रस्ट, और फिर हमारे जो एनपीओज हैं वो ट्रस्ट हो गए, सोसाइटीज हो गई, जितनी भी आपकी ये आपके जहन में नाम आ जाएगा, बैतुल ट्रस्ट है हमारी यहाँ पे बड़ी मशहूर, या हमारा सिलानी ट्रस्ट है, ये सारे फिर इस तरह के एनपीओज में आ जाते हैं। फिर हम इसी पूरे प्रोसेस में बात करेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर 5 हेड्स। अच्छा, इनकम टैक्स लॉ की बनावट इस तरह से है कि पहले ये बताता है कि मैं लॉ हूं, फिर बताता है कि मेरी ये तारीफात है, जो सेक्शन 2 इसमें डेफिनेशंस है, फिर ये बताता है कि जी मैं किस पे लगता हूँ किस पे नहीं लगता, मुझे तुमने कंप्यूट कैसे करना है, कि क्या क्या तुम्हारी इनकम टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट इनकम है। फिर वो हमें कहता है कि जी तुम्हारी जो सारी इनकम है, थिंक ऑफ एनी काइंड ऑफ इनकम दैट यू कैन एवर थिंक ऑफ, वो 5 कैटेगरीज में हमारा लॉ बिठा देता है। उन 5 कैटेगरीज की हम बात करेंगे। हर कैटेगरी की कंप्यूटेशन के तरीके अलग है, किस किस चीज को हमने इनकम में टैक्सेबल ट्रीट करना है, किस में नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैलरी लेते हैं और आपकी सैलरी में मेडिकल अलाउंस शामिल है, तो आपकी सैलरी के बाकी सारे बंदरजात जो है वो टैक्सेबल है, लेकिन आपका मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट है। आपकी सैलरी का सारे मंदरजात टैक्सेबल है। आपका टीएडीए जो आपकी इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी आपने ट्रेवल किया और आपको आपके इदारे ने उसका ट्रांसफर अलाउंस दिया, डेली अलाउंस दिया, भाई तुम इस्लामाबाद गए हो, तुम होटल में ठहरे थे, तो तुम्हारे ये वाले पैसे, तो वो आपकी रिटर्न में तो आएंगे, लेकिन आप उसको रिटर्न में एग्जेम्प्ट के खाने में रखेंगे। लेकिन आपको लॉ में कहां बताया, रिटर्न में तो आपने लिख दिया। लॉ में उसने आपको इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में वो पूरा बता दिया कि कौन कौन सी चीज तुम्हारी सैलरी है और कौन कौन सी चीज में तुम्हारी सैलरी के किस किस कंपोनेंट पे टैक्स होगा और किस किस कंपोनेंट में नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल इसी तरह से बिजनेस है, और बिल्कुल इसी तरह से आपकी कैपिटल गेन्स है। फिर लाइकवाइज इसके अलावा कैपिटल गेन आप समझते होंगे कि मैंने प्रॉपर्टी परचेज की, बेची, मुझे एक प्रॉफिट हुआ, वो मेरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। या फिर ये स्टॉक एक्सचेंज का मैंने बिजनेस किया तो उसका मेरा कैपिटल गेन है, इसको कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज कहते हैं। फिर इसके अलावा अब आपके जहन में जितनी भी इनकम्स आती हैं, मेरा प्राइस बॉन्ड निकला, मेरी लॉटरी निकली, मैंने क्रिप्टो से कुछ कमा लिया, मैंने आपके डिविडेंड आया, मैंने बैंक में पैसे रखे थे उसका इंटरेस्ट आ गया, वो तमाम की तमाम इनकम्स जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चली जाती। वो 15-17 डिफरेंट उसके हेड्स है। फिर इन तमाम की तमाम टैक्स जो हेड्स ऑफ इनकम है, इनके मुतालिक जो बुनियादी एक ढांचा बनाया है वो इस तरह से है कि इसका ये कंपोनेंट तुम्हारा टैक्सेबल है, ये कंपोनेंट तुम्हारा टैक्सेबल नहीं है, और ये कंपोनेंट तुम्हारा किस हद तक रिलैक्सेशन तुम्हें दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर का किराया है, आपने घर अपना किराया भी दिया हुआ है, दुकान आपने किराया भी दिया हुआ है, आपको महाना वहां पे 1 लाख रुपए का किराया आता है, आपका 12 लाख रुपए का किराया हो गया, आपको मैं कहूंगा एज अ टैक्स ऑफिसर जी 12 लाख रुपए का टैक्स जमा कराओ, इनकम टैक्स तुम्हारा इतना बनता है जमा कराओ। लेकिन आप कहेंगे ठहरिए साहब, पहले मेरी 20% मुझे आपका लॉ कहता है कि मैं रिपेयर एंड अलाउंसेस की मद में एग्जेम्प्ट हूं, तो 12 लाख में से 20% निकाल दें, 2,40,000 निकल गए, 9,60,000 पीछे रह गए। इसमें से सरकार इतना, ये जो मेरा किराया है ना, इसमें से इतना मैंने इस दुकान को बनाते हुए बैंक से लोन लिया था, तो वो मैं 5,000 रुपए 10,000 रुपए हर महीने बैंक की वो किस्त जमा कराता हूँ, ये मेरा 1,20,000 रुपया, इसका ये भी निकाल दें। तो वो आपकी लॉ आपको कहाँ कहाँ पे एक्सक्लूजन्स देता है कि आपको आपकी इनकम जो है वो टैक्स से मावरा है उसको हटाता है। ये आपको हम इसमें बताएंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्सेशन अंडर द 5 हेड्स कैसे हो, हम इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट कम्स के यूसी की हमने बात कर ली, सैलरी, बिजनेस पे, ये 5 हमारे वो हेड्स हैं, सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी जो है ये सेल परचेज नहीं, प्रॉपर्टी ये रेंटल इनकम है। ये कैपिटल गेन जो है वो हमारा सेल परचेज में जाता है। प्रॉपर्टी जो है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज ऑलवेज द इनकम ऑफ अवर द रेंटल इनकम जो हमें मिलती है, तो उसके ऊपर टैक्सेशन कैसे होनी है कैसे नहीं होनी,
उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, फिर ये हमारे अदर सोर्सेज में मैंने आपको 3-4 हेड्स बता दिए। डिविडेंड है, बैंक का प्रॉफिट है, प्राइस बॉन्ड की इनकम है, कोई लॉटरी निकल आई, कोई और चीज, थिंक ऑफ एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। यानी कि लॉ ने कहा कि जो भी तुम्हारी दूसरी इनकम है ना, जिसका मैंने तुम्हें नहीं बताया, जिसका मैं तुम्हें नहीं बता रहा, तो ऐसा करो वो सारी तुम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दो, तो उस पर टैक्स बनता है। वो फिर उसने बता दिया जी इस पर कितना टैक्स बनेगा। ठीक है, तो फिर गेन जो बुनियादी चीज है वो आपका ही आइटम नंबर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम कैसे है, मैं कंप्यूट कैसे करूं, क्या मेरा 20 का 20 लाख टैक्सेबल है, या उसमें से 4-5 लाख 6 लाख रुपए का मुझे रिलैक्सेशन है, और बाकी पे मेरा टैक्स लगेगा, और किस रेट पे लगेगा। लॉ ने डिफरेंट चीजों के डिफरेंट रेट्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैपिटल गेन की बात करें, तो कैपिटल गेन देखिए आपको, स्टॉक्स की हम बात कर लें, शेयर्स की, तो शेयर्स पे जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जी एक बंदे ने सुबह शाम शेयर्स खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, तो उसका जो डेली रूटीन है, तो उसकी जो होल्डिंग पीरियड है कि उसने कितना टाइम होल्ड किया किसी चीज को खरीद के, लॉ ने कहा कि जो जितना टाइम तो ज्यादा इसको होल्ड करेगा उतना कम तुम्हारा टैक्स रेट होगा। होल्ड करने से क्या मतलब, मैंने आज खरीदे बेचे मैंने 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, तो लॉ ने उसकी रेटिंग कर दी है। तो मैंने एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर अपने रिटर्न फाइलिंग जिसकी मैं कर रहा हूं उसको बताऊंगा कि भाई तुम्हारा जो शेयर्स पे या स्टॉक का तुम्हारा 20 लाख रुपए का इस साल का फायदा हुआ है, लेकिन इस पूरे पे तुम एक फ्लैट रेट नहीं लगाओगे, इतने वाले तुम्हारे इन शेयर्स की इनकम पे 8 महीने लगे थे, इतने तुम्हारे 2 साल पुराने खरीदे हुए थे जो तुमने आज इस साल में बेचे थे, तो उसका टैक्स रेट अलग होगा। तो जितने आप अवेयर खुद होंगे उतना बेहतर आप उसकी रहनुमाई कर सकते हैं। और अगर टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर आपको पूरे 20-25-30 लाख रुपए पे पूरे पे एक ही रेट लगा दिया, तो आप उसको भी एजुकेट कर सकते हैं, साहब ये मेरी पूरी एजिंग ऑफ द शेयर्स है कि मैंने किस वक्त में कौन सा शेयर खरीदा, कितना टाइम होल्ड किया, कब उसको बेचा, तो ये मेरी इनकम इस हिसाब से डिटरमिन होगी, और इस इनकम के ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा वो आपके गिवन लॉ के अंदर ये रेट लगेगा। ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉइंट होता है जब आप आर्ग्यू करते हैं अपने अफसर के साथ। हमारे पास बहुत से दोस्त आते हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं होता है, तो हम उस जो वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस से आपको निकालना चाहते हैं कि आप एक लालमी की दुनिया में ना रहें। फिर हम थोड़ा सा बिल्ड करेंगे विदहोल्डिंग टैक्स मैटर्स। अच्छा, आपके जो टैक्स पेयर्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होंगे जो कि विदहोल्डिंग के एजेंट्स हैं। इनकम टैक्स लॉ तो ऐसा है कि हर बंदा हर वक्त एक तरह से विदहोल्डिंग टैक्स का एजेंट है। यदि अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरी दफ्तर में 50 लोग नौकरी कर रहे हैं, तो इन 50 लोगों को मैं अपने दफ्तर से हर महीने सैलरी दे रहा हूं, तो उनकी सैलरी से एक पर्टिकुलर टैक्स अमाउंट मैंने डिडक्ट करके सरकार के खजाने में जमा कराना है, तो मैं विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट हूं सरकार की तरफ से फॉर द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग अंडर मी, और जिनको मैं सैलरी डिस्पर्स कर रहा हूं। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं एक सरकारी इदारा हूं या कोई भी ऐसा इदारा जिससे मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, मैंने कहा कि यार मुझे एक दुकान बनवानी है, इधर है तो मैं 20 लाख रुपए का तुम्हें मैं काम दे रहा हूँ, 6 महीने मैंने उसको पेमेंट कर दी, तो मैंने जो उसको पेमेंट की, तो मैं उस पेमेंट करते हुए एक विदहोल्डिंग एजेंट हूं ऑन द पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे मैं उसकी एक विदहोल्डिंग करूंगा। अब मैं आपका टैक्स क्लाइंट हूं, आपने मुझे सही बताया ही नहीं कि मैंने कितना टैक्स काटना था कितना नहीं काटना था, तो मैंने अपनी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की, जबकि मेरी इनकम नहीं थी, वो चीज मेरी इनकम नहीं थी, लेकिन मैं विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट होने की वजह से मैं एक लॉ की गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी से आउट हो गया, मैंने उसकी नॉन कंप्लायंस कर दी, और मैं उसमें एक तरह का डिफॉल्टर बन गया। डिफॉल्टर बन गया तो उसकी जितने भी टैक्स डिडक्शन मैंने करनी थी वो नहीं की, तो वो मुझे देनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट ने मुझे टेकअप कर लिया। अब मैं जब वो करने जाऊंगा, पेमेंट करने जाऊंगा, तो फिर उसके साथ 10 चीजें और हैं कि भाई इस पे डिफॉल्ट चार्ज भी आएगा, इस पे पेनल्टी भी आएगी। अब यहाँ रुक जाए। अब अगर मुझे मेरा टैक्स एडवाइजर राइटली गाइड करता कि जी आप विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट है, इन इन पेमेंट्स पे आपकी डिडक्शन बनती थी, ये आपने करके देने थे, तो मैंने उस कॉन्ट्रैक्टर को उतने पैसे दिए जितने मुझे ड्यू थी, फिर मैंने उस अमाउंट को वहां जमा करवाना था वो मैंने करा दिया, और मुझे वो ये भी बताएगा किस किस पेमेंट पे मैंने नहीं करनी थी, तो जिस पे मैंने नहीं करनी थी तो उसका मेरे पास जवाब होगा। कल को मुझे टैक्स डिपार्टमेंट पूछता है कि भाई आपने ये टैक्स पेमेंट नहीं किया, मैंने कहा जी ये 20 लाख रुपए मैंने पेमेंट किए थे, 10 लाख रुपए पे पेमेंट बनती थी उसकी ये रीजन से आपके लॉ के मुताबिक, और 10 लाख रुपए पे नहीं बनते थे वो उसके ये रीजन से लॉ के मुताबिक, तो मेरे 20 लाख रुपए की पूरी जो रिकंसिलिएशन है वो आपके सामने ये रखी है। अब आपको दफ्तर में कोई बंदा कुछ क्या कर सकता है उसके बाद, करके देखे। ये वो अगर आपके साथ कोई एक्स्ट्रानियस सेक्शन करता है
वो उस वक्त करता है जब आप लाइलमी में है, जब आपका टैक्स पेयर लाइलमी में है, और उसकी लाइलमी को ही खत्म करना इस कोर्स का मकसद है। हमने सेक्शन वाइज अंडरस्टैंडिंग करनी है कि विदहोल्डिंग के कौन कौन से सेक्शन हैं जिनमें विदहोल्डिंग लॉ ने हमें बताया कि जी अब विदहोल्डिंग ऑफ द टैक्सेस करेंगे। प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे कौन सा लॉ है, आपकी बैंक जब हम जब कर्ज की किस्त अदा करते हैं उस पर क्या है, हमारा ये क्या होता है यार, सैलरी हो गई, घर का किराया दे रहा हूँ, मैं किराएदार हूँ, मैं किराएदार हूँ, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर अगर मैं रेंट पे करूंगा तो मैंने उसकी विदहोल्डिंग करनी है, मैं विदहोल्डिंग एजेंट भी हूँ, तो वो विदहोल्डिंग करके मैंने सरकार के खजाने में जमा करानी, मैं विदहोल्डिंग एजेंट हूँ। ठीक है, तो इस तरह की 20 ऐसी सिचुएशंस हैं जो हम इस लॉ को पढ़ते हुए आपके साथ इन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिर सेक्शन वाइज, अच्छा, फिर इनके रेट्स, इनके एग्जेम्पशंस और इनकी क्लैरिफिकेशन। अभी सर लॉ में बहुत सी वाइड एरिया ऑफ एग्जेम्पशंस है कि जी इस पे आप विदहोल्डिंग एजेंट तो हैं, लेकिन ऐसा है कि आपको इस जगह पे टैक्स नहीं काटना, या फला फला बंदे को हमने एग्जाम कर दिया, आप उसको जब पेमेंट करेंगे तो आप उसका विदहोल्डिंग टैक्स नहीं काटेंगे। तो वो हम उन सारी सिचुएशंस को देखेंगे। फिर उसके मुताबिक क्लैरिफिकेशन है, आपके माइंड में ये होगा कि यार ये वाला जो है ना, इस पे तो टैक्स नहीं करता, लॉ कहता है होगा, और आपको लगता है इस सिचुएशन में टैक्स होता होगा, डिडक्शन होती होगी, लेकिन लॉ कहता है नहीं होगा। तो वील क्लैरिफाई दोज कंफ्यूजिंग पॉइंट्स कि हमें कौन सी चीजें हैं जो कि उर्फे आम में समझी जाती है कि इनके टैक्स नहीं बनता, लेकिन वो बनता है, और कहाँ पे नहीं बनता, और वो उर्फे आम में उसके लोग काट के जमा कराते रहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि वो नहीं बनता। फिर हम सेक्शन वाइज प्रिंसिपल्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स की बात करते हैं। अब एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स से ये दिस लीड्स टू रिफंड। जब हम प्रॉपर्टी का लेट से हम जाते हैं, प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं, तो हमें सेक्शन 236C और 236K की, अगर मैं बेचने वाला हूं तो 236C, और मैं अगर खरीदने वाला हूं तो 236K का टैक्स मुझे चार्ज करता है कौन? रजिस्ट्रार करता है, डीएचए करता है, बरिया टाउन करता है। अब मैंने वहां पे 1 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर 3% टैक्स है, तो मैंने कितना टैक्स दे दिया? 3 लाख रुपए दे दिया। अब ये वाला जो टैक्स मैंने दिया है, ये मेरी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के वक्त ये एडजस्टेबल टैक्स है, मेरे पास उसका एविडेंस ऑफ द टैक्स डिडक्शन होना चाहिए या टैक्स पेमेंट होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि जी मेरी टोटल लायबिलिटी इतनी बनती थी, 6 लाख बनती थी, 6 लाख तो मेरी वैसे ही कट गए, 3 लाख ही मेरे इजाफी हो गए, तो ये वाला टैक्स मेरा एडजस्ट करके मुझे रिफंड किया जाए। दूसरी सिचुएशन, मेरी 6 लाख की लायबिलिटी बनती थी, 3 लाख तो मेरी ऑलरेडी जो है मैं पे कर चुका, मेरे वहां पे डिडक्ट हो गए प्रॉपर्टी की परचेज के वक्त, 3 लाख मैं आपको मजीद ये जमा करा रहा हूं, तो वो आपके 3 लाख एडजस्ट हो गए। तो ये एडजस्टमेंट का कंसेप्ट जो है विदहोल्डिंग में जा बाजा आपको नजर आएगा जब हम पढ़ेंगे कैसे। कहीं पे वो एडजस्टेबल होगा टैक्स, कहीं पे वो टैक्स एडजस्टेबल नहीं होगा। मिसाल, बिजली का बिल है, आप पे करते हैं, हम सब पे करते हैं, हम सब लोग उस पर सर्टेन इनकम टैक्स पे करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के लोग हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, जो ऐसी सर्विस इंडस्ट्री में हैं जिनकी स्केल ऑफ द बिजनेस बहुत बड़ा है, उनका बिजली का बिल जब जमा होता है तो उसके अंदर लेट से बात करते हैं अभी पीसी होटल की, पीसी होटल वाला जो है वो सारा सर्विसेज का काम करता है, 200 मिलियन का उसका इनकम होती है उसकी रेंटल से, जो रेंट देता है, और 200 मिलियन का उसका टैक्स जमा हुआ रेंटल से, 200 मिलियन का उसका बिजली के बिल के ऊपर टैक्स कट चुका, और जो उसका सर्विसेज का टैक्स कटा वो नॉन एडजस्टेबल है, वो तो चला गया टैक्स, तो उसका मिनिमम टैक्स की जिम्मे में, लेकिन जो बिजली वाला टैक्स कटा वो उसका एडजस्टेबल है। जैसे अभी रिटेल का है वो ओवर फाइव डिस्ट्रीब्यूशन जो है और डीलर्स को देता है, वो भी एडजस्टेबल है। वो डिपेंड करता है, मैंने बताया ना कि डिफरेंट कैटेगरीज जब हम पढ़ेंगे तो कैटेगरी टू कैटेगरी हम आपको बताएंगे कि किस किस कैटेगरी पे हमें, तो आपको मिसालन एक बात कही ना, इस तरह से बहुत आपके अपने घर का बिल आता है, आप तो उसका एडजस्टमेंट क्लेम नहीं करते, आप अपनी साल की रिटर्न डालते हैं, आप कहते हैं जी मैंने 2 लाख रुपए बिजली का बिल भरा था, 2 लाख रुपए में अगर 5% में टैक्स कटा 10,000 रुपए कट गया ना, लेकिन आपका एडजस्टेबल नहीं है, आपकी एक्चुअल लायबिलिटी में से वो 10,000 रुपए एडजस्ट नहीं होते ना, आप उसका रिफंड क्लेम करते हैं, लेकिन फैक्ट्री वाले के लिए होते हैं, सर्विसेज वाले के लिए होते हैं, जो आपने कैटेगरी कही इसको हम देख लें। अच्छा, हर सर्विस वाले के लिए भी नहीं होते, हर फैक्ट्री वाले के लिए भी नहीं होते, तो हमने उस कैटेगरी के अंदर बैठ के देखना होता है, उसके पैरामीटर्स ड्रॉन है कि यार इस स्केल तक वाले बंदे का होगा, इसका नहीं। तो ये जब तक हमें समझ नहीं होती, वो इतनी फाइनरीज होती हैं, इतनी फाइनरीज होती हैं, आप शायद इन 3 महीनों में सारी फाइनरीज ना पढ़ पाए, ना ही पढ़ पाएंगे, यकीन जाने, लेकिन आप इन 3 महीने में आपको पता होगा कि मेरे सामने जो केस है इसको मैंने देखना किधर किताब में जाके। देखिए हम लोगों ने भी इसको सारा किताब सुबह, ये कोई 1500-1600 सफ़ों की 3 किताबें हैं, हमने सारी याद थोड़ी कर ली है, और 1500-1600 सफ़ों की किताबों के पीछे
कोई 1.5-2 लाख रुपए के केस लॉज है, 1.5-2 लाख के सफों के केस लॉज है, क्या हमने वो सारे याद कर लिए? हमें सिर्फ ये इदराक है, इतना हमारे मेंटल अवेयरनेस है, इतना हमारी कॉन्शियसनेस है कि यार ये वाला जो इशू है ना, ये लॉ में इस जगह पर है, रूल्स में इस जगह पर है, सर्कुलर इसका ये है, एसआरओ इसका ये है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का ये केस लॉ आया हुआ है। तो यू कनेक्ट ऑल द डॉट्स, अप्लाई इट ऑन द सिचुएशन एंड देन फिगर आउट कि यार तुम्हारा तो मसला ये इस तरह से होगा। देखिए, हर बुखार वाले को पैरासिटामोल नहीं दी जाती, किसका किस ग्रेड का बुखार है उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है ना, ठीक है ना। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार इसका जिससे जितने अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको डिटरमिन करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी सिवेरिटी कितनी है, क्रिटिकलनेस कितनी है। तो ये सिर्फ आपको वो समझ आना शुरू हो जाती है कि मैंने किस जगह बटन दबाना है तो वहां से क्या चीज निकल रही है। मैं हर जैसे कोई वो आए ना कि जी मैं पूरी किताब ना खोलना शुरू हो जाऊं, भाई ये साहब आ गए, इन्होंने अपने किराए घर के किराए का केस बताया, तो पहले सफे से लेके तो 1000वें सफे तक मैं पूरी किताब पढ़ूंगा, फिर इसका इशू निकाल के बताऊंगा यार तेरा प्रॉब्लम जो है जो 795 सफे पे लिखा है, मुझे पता हो 795 पे ये वाला इशू डिस्कस्ड है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ जो है ना, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल होती है। फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की एडजस्टमेंट के बाद कि राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ विदहोल्डिंग एजेंट, हमने डिटेल में मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है। फिर एक जिम्मेदारियां, जो सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी है, क्रूशियल है, वो है फाइलिंग ऑफ द विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स। रिटर्न तो हम इनकम टैक्स साल में एक दफा जमा कराते हैं, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। बाय एनुअल वो मिनिमम होता है, जो सैलरी की होती है वो बाय एनुअल होती है। इसके अलावा हमारी एक कंप्लीट 165 की स्टेटमेंट होती है जो कि तमाम हर कैटेगरी है, जिसमें हमने रेंट कितने, रेंट वाले को अगर रेंट दिया है तो वो कितना हमने काटा, कॉन्ट्रैक्ट को कितना दिया, टॉल मैन्युफैक्चरर को कितना दिया, हर चीज, यानी कि थिंक ऑफ एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में मैं एंटर हुआ उसके ऊपर अगर कोई विदहोल्डिंग का लॉ अप्लाई होता है, कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है, उसकी डिक्लेरेशन मैंने अपनी उस स्टेटमेंट में देनी है। तो वो आपने अपने टैक्स पेयर को बताना है कि यार तुमने विदहोल्डिंग की स्टेटमेंट जमा की थी कि नहीं की थी। वो कहेगा हाँ की थी। अच्छा भाई क्या की थी? और हाँ नहीं की थी। अच्छा भाई क्यों नहीं की थी? तो दोनों चीजों का, पहलुओं का आपको पता होगा, फिर आप उसको बता सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, अब आपकी रिटर्न आ गई। मैं इतना लायक अफसर नहीं हूं, अशफाक भाई हमारे बहुत लायक अफसर हैं, आप जनाब बहुत लायक अफसर हैं। आपने उसमें से 4 इश्यूज आइडेंटिफाई किए रिटर्न में से। आपने आपका नाम सर? शाहिद, शाहिद भाई की रिटर्न आई है हमारे पास। मैं इतना लायक अफसर नहीं हूं, मैंने 6 इशूज आइडेंटिफाई किए, 6 के 6 इशूज में से मुश्किल से एक ही इशू जो था वो जरा दम वाला था, बाकी 5 जो थे वो मेरी लाइलमी का थे या मैंने इनको बिलावजा तकलीफ दी। इन्होंने 2 इशूज निकाले और 2 ही बड़े पते के थे, और मैंने 6 इशूज इनके और थे जो मैंने देखे ही नहीं, जो पते वाले थे, काम वाले थे, इनको मैंने। तो मैं और साहब ने इनको नोटिस इशू किया है। मेरे नोटिस का जवाब शायद ने मुझे भी देना है और अशफाक को भी देना है, लेट से दोनों अफसरों को देना है। इसका नोटिस, ये अब खुद टैक्स लॉ से अवेयर नहीं है, ये नोटिस लेके किसके पास जाएगा? टैक्स एडवाइजर के पास जाएगा जिसके साथ उसने अपनी रिटर्न फाइल की है। वो टैक्स एडवाइजर इसको उस नोटिस का जवाब बताएगा, प्रिपरेशन ऑफ द रिप्लाई, क्या तुमने जवाब देना क्या है। वो कौन है? वो हम सब जो यहाँ बैठे हैं। हमें पता तो नहीं यार ये नोटिस है, अच्छा ये वाला इशू है तुम्हारा, हाँ भाई इसका, इस नोटिस का तुम्हारी बिजनेस सिचुएशन के अंदर, तुम्हारी टैक्स सिचुएशन के अंदर ये जवाब बनता है, ये उसका लीगल सेक्शन अप्लाई होता है, ये केस लॉ अप्लाई होता है, और ये रिकॉर्ड तुमने इसके साथ जमा कराना है। भाई मेरा सैलरी का है, आपने कहा कि जी तुमने 20 लाख रुपए की सैलरी तुमने ली है भाई शायद, और तुमने 20 लाख रुपए पे तुम्हारा 3 लाख रुपए का टैक्स बन रहा था, तुमने टैक्स नहीं जमा किया। मैंने ये कहा, आपने एजीपीआर से, आपके जो टैक्स एडवाइजर हैं वो साहब बहादुर हैं, साहब बहादुर ने आपसे कहा कि यार आप एजीपीआर से, ये जो भी आपका एम्प्लॉयर है उससे टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट ले लो कि उसने आपका टैक्स काटा है कि नहीं काटा, जमा किया है कि नहीं किया। टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लॉ में एक प्रोविजन है, उसके अंदर वो देना है, उसका पाबंद है वो एम्प्लॉयर जो है। आपने वो सर्टिफिकेट लाके इनको दे दिया, इसने उसकी बुनियाद पे रिप्लाई बनाया, उसके साथ रिकॉर्ड भी क्या जमा करा दिया, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट जमा करा दिया। तो आप तो हो गए क्लियर। अब अगर मेरे जैसा अनाड़ी आपका एडवाइजर हो, वो दफ्तर पहुंच जाएगा, साहब कुछ रास्ता बताएं क्या कर। अब क्या रास्ता बताए, फिर मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा यार, ये रास्ता है तुम्हारा, ठीक है। टैक्स पेयर घर पे गालियां दे रहा होगा, टैक्स एडवाइजर की लाइलमी की वजह से टैक्स पेयर भी मारा गया, डिपार्टमेंट ने भी बिला वजह एक अच्छा नाम नहीं कमाया। फिर एक तरीकाकार होता है कि हम ऑफिसर के पास जा रहे हैं तो अपना केस प्रेजेंट कैसे करें। एक अथॉरिटी सरकार ने बिठाई है, अच्छा है बुरा है इसको एक तरफ रखें, वो एक अथॉरिटी है, लॉ के तहत वहां बैठी हुई है,
उसको आपने किस तरह अपना केस ब्रीफ करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, विद इन दी फोर वॉल्स ऑफ लॉ आपने अपना केस बयान करना है, विद ऑल द सपोर्टिंग एविडेंसेस अपना केस बयान करना है। आपको क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए जो आप अपने इसके साथ लेके जा रहे हैं, केस लॉ कौन सा होना चाहिए, सेक्शन कौन सा कोट करना है, कौन से सेक्शन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं, वो आपके रिप्रेजेंटेशन बिफोर द ऑफिसर की हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जी वो आपसे क्वेश्चंस करेगा, आर्ग्यूमेंट होगा आपका उसके साथ, आप अपने उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है या गलत है या उसमें क्या झोल है, आप खुद कितने कन्विंस होंगे और किस हद तक आपकी उसकी बात आपको समझनी है, कैसे समझ, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द वेरी फर्स्ट थिंग कि आपको खुद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ एंड प्रैक्टिस कितनी है। अगर आपको टैक्स लॉ एंड टैक्स प्रैक्टिस की उतनी नॉलेज है जितनी मेरी है तो फिर मसला है, अगर आपको उसकी नॉलेज इतनी है जितनी अशफाक की है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आपके पास जब हम ऑफिसर के पास जाते हैं तो वहां पे वो एक हियरिंग शीट, ऑर्डर शीट, मिनट्स कुछ ना कुछ वो नोट करता है कि जी आज मेरे पास शायद आया था, फलां केस के लिए आया था, ये डॉक्यूमेंट्स दिखे गया, ये हमारा डिस्कशन हुआ और ये हमने हियरिंग एडजर्न की, केस रिजर्व फाइनल जजमेंट के लिए रिजर्व किया, जो भी किया वो हम उसमें ऑर्डर शीट के ऊपर वो लिखेगा, वो आपसे साइन करवाएगा। तो आपको पता आप साइन करके क्या आ रहा है, बोले कि आ जाए जी हमसे एग्री करके गया 10 मिलियन कल टैक्स जमा करा देगा, आप साइन करके आ गए, आपका टैक्स भर गया, कब तुमसे कब कहा था 10 मिलियन जमा कराऊंगा, मेरा तो बनता ही नहीं। तो आपकी हैंडलिंग ऑफ द ऑर्डर शीट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या आपने उससे उसने कहा कि इसने कहा कि मैं अगले हफ्ते तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा और आपने वो कहा ही नहीं, तो आपको पता तो मैं साइन किस चीज पे कर रहा हूँ, ऑर्डर शीट है क्या और मुझे उसके मुतालिक क्या क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरह से ऑडिट, असेसमेंट और रिफंड क्लेम्स, ये बिल्कुल जो मैंने पिछले स्लाइड पे आपसे बात की कि आप अफसर के सामने जाते हैं, इसी तरह से वो जब नोटिस देता है तो उसका रिप्लाई कैसे होना है, इसी तरह से हम बात करेंगे कि डिपार्टमेंट आपके केसेस की ऑडिट ओपन करता है तो आपको ऑडिट को कैसे हैंडल करना है। आपका जो रिटर्न फाइल होता है ना मेरे भाई, वो हर बंदे का, हम में से जो भी है, वो सेक्शन 120 में रिटर्न जमा हो जाता है। रिटर्न फाइलिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेक्शन 114 की है। कौन से सेक्शन की है? 114 की। 120 क्या कहता है? 120 कहता है जो तुमने रिटर्न 114 में जमा किए ना, वो तुम्हारी असेसमेंट ऑर्डर है भाई। लॉ ने तुमसे बहस ही नहीं की कि तुमने अपनी रिटर्न गलत जमा की है। लॉ ने तुम्हें कहा जो तुमने कहा आमनन सदकन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कबूल है। अब अगर अफसर ने उसमें से कोई पॉइंट रेज किया तो वो तुमको ऑडिट में उठाता है। ठीक है, अब अगर रिटर्न नहीं जमा की तो फिर वो 121 में अफसर आपकी बेस्ट जजमेंट करता है कि भाई तुमने रिटर्न नहीं जमा की, तुम्हारी पिछली साल की रिटर्न इतनी थी, तुम्हारी बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेरे पास आ गया वो इतना था, तो इस साल तुम्हारी रिटर्न इतनी होनी चाहिए थी, तो वो तो आपको 121 का नोटिस करता है। अफसर अगर कहे कि नहीं जनाब आपकी जो रिटर्न है इसका मैंने ऑडिट किया और आपने अपनी रिटर्न के अंदर तो बताया कि मेरी 30 लाख रुपए की इनकम है, आपका ऑडिट करके मेरे पास सामने आया कि आपकी 1 करोड़ की इनकम है, तो मैं आपकी रिमेनिंग 70 लाख की इनकम पे एक टैक्स चार्ज करूंगा। उसके लिए वो एक सेक्शन में जाके ऑर्डर करता है, वो ऑर्डर होता है अमेंडमेंट का जो कि सेक्शन 122 में होता है। ये है आपकी ओरिजिनल असेसमेंट। ओरिजिनल असेसमेंट इज द असेसमेंट मेड बाय द टैक्स पेयर हिमसेल्फ। उसने खुद कहा कि ये मेरी इनकम है, ये मैंने टैक्स जमा करा दिया, ये मेरी ओरिजिनल असेसमेंट है। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम। जिसने जो कहा कबूल है, वो कहता है मेरा इतना टैक्स बनता है, उसने जमा करा दिया, कबूल है, बिस्मिल्लाह। फिर उसने लॉ ने पावर दे दिया डिपार्टमेंट को कि तुम ऑडिट करो। ऑडिट करेगा वो सेक्शन 127 में, 177 में और 214 बी में, 214 सी में, वहां से वो ऑडिट करते हैं अफसर और डिपार्टमेंट। उस ऑडिट के नतीजे में वो जो ऑर्डर पास करेगा, अब उसने 30 लाख का ही ऑर्डर कबूल कर लिया, जो आपने ओरिजिनल इधर 30 लाख कहे थे वही कबूल कर लिया, तो भी उसका ऑर्डर करेगा 122 में। अगर उसने कोई डिफरेंशियल इनकम दी तो उसने चूंकि ऑडिट खोला है तो आपकी अमेंडमेंट जो करेगा, 30 की नहीं है भाई, तुम्हारी 1 करोड़ है, 10 लाख है, 50 लाख, वॉट एवर, वो यहाँ पे आपको बताएगा कि यार ये तुम्हारी है। अब इसके नतीजे, इस सारी चीजों को हम समझेंगे कि कैसे ये फ्लो कैसे होता है, प्रोसेस फ्लो कैसे करता है लॉ में। फिर हम प्रैक्टिकल प्रोसीजर की हम बात करेंगे कि रिफंड क्लेम। जब आपने अपनी रिटर्न डाली थी 114 में, जो कि 120 में आपका एक असेसमेंट बन गई, तो आपने ये भी कहा था कि यार मेरे तो 20 लाख रुपए जो रिफंड बनता है, तो मैं 20 लाख रुपए का रिफंड लेने के लिए भी तो डिपार्टमेंट जाओगे ना, तो किस तरह कानून के तहत जाओगे, वो हम आपको सेक्शन 170 है उसके अंदर हम बैठ के इसकी बात करेंगे, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। और उसमें हम ये बात करेंगे कि आपने जो अपना रिफंड क्लेम किया है वो जिन जिन सेक्शंस की डिडक्शन के ऊपर किया है, क्या वो सही था गलत था, हम उसकी बात करेंगे। तो ये हमारा
ओवरऑल प्रैक्टिकल प्रोसीजर हम बात करेंगे कि रिफंड क्लेम किस तरह होते हैं, रिफंड क्लेम किस हद तक जेन्युइन है, इनजेन्युइन है, उसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या होगी, ये हम रिफंड क्लेम के सेक्शन में बात करेंगे आपसे। तो अच्छा जी, अब आपका एक ऑर्डर हो गया, जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात की कि सेक्शन 122 का आपका ऑर्डर हो गया। अब आप इस ऑर्डर से नाराज हैं, आपने कहा जी मैंने तो 30 लाख रुपए की इनकम कही थी, डिपार्टमेंट ने जबरदस्ती मुझे, शेख साहब ने तंग किया, 1 करोड़ की इनकम लगा दी, तो ये मेरे ऊपर 70 लाख रुपए के बिला वजह का है। तो आपको लॉ ने इख्तियार दिया है कि आप जो आपके ऊपर 1 करोड़ का ऑर्डर आया है उसके खिलाफ कोई अपील दायर करें। भाई अंधा कानून तो नहीं है ना, कादिर शेख साहब ने फरमा दिया तो बस आप सुबह को बैंक गए और 7 मिलियन का चेक इशू किया और जमा करा दिया टैक्स। नहीं, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है तो एक अपील फाइल करेंगे। अपील फाइल करने का पूरा एक मैकेनिज्म है कि कौन सा फॉर्म ऑफ अपील होगा, आपने उसके अंदर अपने फैक्ट्स ऑफ द केस कैसे बताने हैं कि मेरे साथ क्या ज्यादती हुई है इस प्रोसीडिंग में। फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ आप बताएंगे कि मेरे साथ इस ज्यादती का ये मदावा किया जाना चाहिए, जिसमें सबसे पहला होगा कि स्टे एप्लीकेशन की रोक दिया जाए कादिर शेख को, वरना मेरे अकाउंट से कल 7 मिलियन निकाल लेगा। तो ये वो स्टे की एप्लीकेशन आप देंगे। उसके अगेंस्ट फिर आपने ये सारी चीजें ले जाके जिस फोरम ऑफ अपील पे आप गए हैं, जो लॉ ने बताया कि आप इस इशू के लिए इस फोरम ऑफ अपील पे जाएंगे, वहां जाके आपने प्रेजेंटेशन देनी है। कमिश्नर अपील है, ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, जो भी फोरम ऑफ अपील है, तो वो आपको बताया जाएगा कि आपने प्रेजेंट कैसे करना है अपने केस को, ताकि आप अपना मसला वहां से जो आपके साथ जाती दफ्तर में हुई उसका मदावा किया जा सके। फिर सर तारिक शेख साहब का एरिया शुरू हो जाता है, सेल्स टैक्स से मुतालिक है। सर माशाल्लाह इसमें काफी ज्यादा महारत रखते हैं, तो सर इसको हमें बताएंगे कि सेल्स टैक्स में हम कैसे लेके चलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। आई एम सॉरी सर, प्लीज। थैंक यू सर लाला। लाला का इनकम टैक्स के ऊपर इतना जबरदस्त ग्रिप है कि मैं जब भी इसको सुनता हूं, मेरे साथ जो भी मसला होता है कि इनकम टैक्स में मैं बीइंग कमिश्नर ऑनेस्टली, ईमानदारी से इसके पास जाता हूँ, अमित शेख साहब के पास जाता हूँ कि यार ये मुझे इनकम टैक्स का इशू आ रहा है, टैक्स पे ये कह रहा है मेरा ऑफिसर जो एडिशनल कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, इनका ये, तो आवाज क्या, इको हो रही है शायद, कोई म्यूट कर लो, बस खत्म हो गया। तो मुझे क्योंकि डिसाइड करना होता है यार पोजीशन पे बैठ के, तो इनसे जरूर डिस्कशन करता हूँ। माशाल्लाह इसकी ग्रिप आपने देख ली होगी कि इनकम टैक्स लॉ के हवाले से किस तरह है। हमारे पास जितने भी कंसल्टेंट्स या टैक्स एडवाइजर्स आते हैं, उनका बेसिक इशू ही यही है कि उनको इनकम टैक्स लॉ की समझ ही नहीं है। उसमें वो डिपार्टमेंट का तो कोई नुकसान नहीं कर रहे होते, अपने टैक्स पेयर का नुकसान कर रहे होते, जो उसका क्लाइंट है, जो उसको फीस देता है, और साथ साथ अपनी रेपुटेशन भी ऑन स्टेक रखी होती है कि कल उसके पास कोई और जाएगा भी नहीं, कोई उसको रेफर भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर एक कमिश्नर्स जो है उन्होंने एक फोरम जिसकी फीस भी इतनी ज्यादा नहीं है वो खोला है, तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये ग्रोइंग फील्ड है, अब हर बंदा टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहता है। हर बंदे के घर के अंदर ही देख ले, रिश्तेदारों में देख ले, तो नोटिस किसी न किसी को आ रहा होता है और वो परेशानी के आलम में होता है। तो जिस तरह बंदा बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाता है, या जो कोई कोर्ट का मैटर हो तो वकील के पास जाता है, तो यहाँ पे वो टैक्स कंसल्टेंट को ढूंढता है। हर बंदे की इतनी समझ नहीं है कि वो डायरेक्ट जा सके, तो इसलिए यहाँ पे इनकम टैक्स पे ज्यादा फोकस है। लेकिन साथ साथ अब सेल्स टैक्स एक बिजनेस सामने शुरू किया है। अगर आप सैलरी ले रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या बाकी चीजें कर रहे हो, तो फिर आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ती है सिर्फ इनकम टैक्स की। लेकिन आपने एक दुकान खोल लिया, आपने एक छोटा सा बिजनेस लगा दिया, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आपने एक फैक्ट्री लगा दी, आपने कोई भी कारोबार शुरू कर दिया, तो फिर आपको एक इनडायरेक्ट टैक्स जो है जिसको सेल्स टैक्स कहते हैं, जिस तरह सर लाला ने बताया कि एक टैक्स है जो डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब यह है कि जिसका इम्पेक्ट आपके इनकम के ऊपर, जो आपने कमाया उस पे लगता है कि आपने इतना कमाया, इतना जो है गुंडा टैक्स जो है वो इनकम टैक्स है, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये सेल्स टैक्स आपको नहीं देना होता। ये एंड कस्टमर
एंड कंज्यूमर, जैसे मैंने साबुन लेने गया तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लिखा होता है 100 रुपए की, जो है टिकिया उसके ऊपर 18%, 118 रुपए की डिबिया। तो वो आप बिजनेसमैन सिर्फ कलेक्ट करते हो और बैंक में जमा करा देते हो। जो उसका बर्डन बेयर करता है वो इनडायरेक्टली एंड कंज्यूमर, आप और हम, सैलरीड पर्सन, इनकम वाले जितने भी हैं, गरीब गुरबा। अगर लोड भी आपने करवा दिया, जिस तरह इजी पे उसमें होता है, इजी लोड, मोबाइल के पैकेजेस आप लेते हो, आपका सेल्स टैक्स कट जाता है। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम सेल्स टैक्स कहते हैं। अब एक टैक्स कंसल्टेंट को इनकम टैक्स का तो पता है। अब उसके पास ऐसा क्लाइंट आता है जिसने बिजनेस शुरू किया है और वो कहता है यार अब सेल्स टैक्स का रिटर्न भी मैंने भरना है, सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी लेनी है, तो क्या वो उसको इनकार कर देगा? इनकम टैक्स तो साल में एक दफा उसके पास क्लाइंट आएगा, क्योंकि साल में इनकम टैक्स एक दफा रिटर्न फाइल करनी। ये तो हर महीने रिटर्न, हर महीने पेमेंट है। जैसे ही 15 तारीख आई, पिछले जनवरी से लेके 31 तक जो सेल किया, जो परचेज किया, उसका एक रिटर्न फाइल हर महीने। तो आप इतना बड़ा बिजनेस जहां पे हर महीने की इनकम हो, आप जाया करना चाहोगे? नहीं करोगे डेफिनेटली। इसलिए आपको सेल्स टैक्स लॉ का भी पता होना चाहिए। नॉर्मली मैंने देखा है बाकी सेंटर्स आपको जो है वो इनकम टैक्स पढ़ा लिया, सेल्स टैक्स पे तवज्जो नहीं। लेकिन चूंकि मेरा कस्टम से बैकग्राउंड था और कस्टम के पास सेल्स टैक्स होता था, तो हमारा काम ही सेल्स टैक्स होता था। फिर जब इनकम टैक्स के साथ मर्ज हुआ तो सेल्स टैक्स को इनकम टैक्स के साथ दे दिया। तो फिर मैंने कस्टम्स का सेल्स टैक्स वाला एक्सपीरियंस लेके मैं इधर आ गया, ताकि मेरा यहाँ एक्सपर्टीज और ज्यादा डेवलप हो जाए। इसलिए मैंने सोचा, मैंने एकेडमीज में भी, कस्टम्स की एकेडमीज में, सेल्स टैक्स की एकेडमीज में, FBR की जितनी एकेडमीज इस्लामाबाद में मैं अभी रह के आया हूँ पॉलिसी हेडक्वार्टर में, तो वहां भी मैंने सेल्स टैक्स के ऊपर काम किया। तो इसके हवाले से मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेहतर हो गई। तो इसके लिए हमने 12 इनकम टैक्स का 20 आवर्स का जो है वो मॉड्यूल है, जिसमें 1.5 आवर पर डे जो है उस हिसाब से होगा। और इधर जो है वो 12 आवर्स है, जिसमें भी 1.5 आवर पर डे के हिसाब से होगा, जितने दिनों में भी है। इसमें सेल्स टैक्स एक्ट जो 1990 में आया, जिस तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आया था, उसके रूल्स आए थे। इधर जो है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और जो रूल्स है वो 2005 के। इसको हम पहले पढ़ेंगे कि ये सेल्स टैक्स लॉ है क्या, क्योंकि बीइंग ए टैक्स एडवाइजर, आपको अगर बाइबल जो होता है टैक्स का, उसका नहीं पता तो फिर कोई फायदा नहीं। उसके बाद प्रोविंसेस ने, अब SRB सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने, पंजाब ने ये टैक्स लगाना शुरू कर दिया। कहीं कहीं हम सेल्स टैक्स एक्ट को पढ़ते हुए उन लॉज को भी रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स जैसे है, उससे FBR सेल्स टैक्स नहीं लेता, वो प्रोविंस लेता है। तो अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है जिसने रेस्टोरेंट का कारोबार कर रहा है और वो सर्विसेज दे रहा है, फूड की सर्विसेज, कैटरिंग वगैरह दे रहा है, इंश्योरेंस की कंपनीज है, इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहा है, बैंकिंग सर्विसेज है, बैंकिंग की सर्विसेज दे रहा है, जो जो सर्विसेज में IT सर्विसेज है, तो वो अगर क्लाइंट आता है तो आपको प्रोविंशियल लॉ भी आना चाहिए, जो मोर और लेस सेल्स टैक्स एक्ट से ही कॉपी पेस्ट किया गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए रेट्स का। उसके बाद सेल्स टैक्स का ये मोड वैल्यू एडेड टैक्स ये है क्या, ये किस तरह बनता है और क्यों जरूरी है। यानी अगर एक इंपोर्ट स्टेज पे या मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे सेल्स टैक्स लग गया, तो फिर बीच में होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर की हद तक कौन कितना टैक्स देगा, इसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। यानी हर बंदे ने अपनी अपनी ताकत के हिसाब से अपने अपने वैल्यू एड जो किया, प्रॉफिट जो एड किया, एक्सपेंसेस जो एड किए, उस हिसाब से उसने जो टैक्स बनाया, उसके ऊपर इसको क्या एडजस्ट मिलेगी, किस कौन सी नहीं मिलेगी, ये VAT मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। उसके बाद पूरे सेल्स टैक्स को समझने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर बंदा 2 कंसेप्ट को समझ ले कि ये क्या है, तो फिर एक पढ़ने के साथ साथ, सर्विसेज को पढ़ने के साथ साथ, VAT के साथ अगर आपने इनपुट आउटपुट को मास्टर कर लिया, तो आपको सारा टैक्स लॉ समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। अब इनपुट क्या है, जितनी आपने परचेजेस की उसके ऊपर जितना सेल्स टैक्स दिया, इसको सेल्स टैक्स लॉ में इनपुट टैक्स कहते हैं। और आउटपुट टैक्स क्या है,
जो जो आपने सेल किया माल, क्योंकि बाय किया तो वो घर तो नहीं ले गए ना, आपको सेल भी करना है, या आपने एक फैक्ट्री लगाई है, रॉ मटेरियल खरीदा है, उस पे सेल्स टैक्स दिया। जैसे पंखे वाली फैक्ट्री है, अगर उसने पंखा बनाना है तो इसको मेटल भी चाहिए, इसको वायर भी चाहिए, इसको बटन भी चाहिए, इसको केबलिंग वगैरह सारे प्लास्टिक वगैरह चाहिए ताकि ये पंखा जोड़ सके। तो जो जो चीजें उसने बाय की उस पे उनके मैन्युफैक्चरर्स ने जो इससे टैक्स लिया वो उसका इनपुट टैक्स हो गया। और जब उसने पंखा बना के आगे दुकानदार को भेज दिया और उससे सेल्स टैक्स जो लिया, इसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। तो जो उसका टैक्स कट गया था तारों पे, प्लास्टिक पे, बटन पे, मेटल पे, वो कट के माइनस होके आउटपुट टैक्स है। अगर मेरा 100 रुपए आउटपुट टैक्स है और 50 रुपए मैंने बाकी आइटम्स पे दे दिए हैं, जो परचेज करते हुए मुझे ये पंखा बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए थी, रॉ मटेरियल, उस पे दे दिया, तो ये 50 रुपए माइनस करके बाकी 50 रुपए जमा करा। अगर 80 रुपए कट गया है तो आपको 80 रुपए काट के 20 रुपए जमा कराना। अगर आपका 100 रुपीज कट गया है और आपकी सेल इतनी ज्यादा नहीं है तो फिर आपको उसका 90% इजाजत है कि कर ले इतना, बाकी 10%। तो ये कंसेप्ट समझने के लिए ये हमें जरूर लाजमन समझना। फिर सेल्स टैक्स ऐसे आपको लगेगा जैसे हलवा है। तो ये चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब जब ये कंसेप्ट समझ में आ गए तो हमें पता चलेगा कि मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या है, जो मैंने बता दी कि अगर मैंने 100 रुपया मेरा आउटपुट टैक्स है और 90 रुपया इनपुट टैक्स है तो मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? सिंपल, 10 रुपए, 100 से मैंने नो। अगर मेरा 100 रुपए, मेरी सेल कम हुई है, 100 रुपए आउटपुट टैक्स है, सेल है, मेरी परचेजेस ज्यादा थी, उस महीने नहीं बिका, और मेरी जो परचेजेस थी वो उससे ज्यादा थी, मैंने फैक्ट्री में पंखे बना के रख लिए, उस महीने नहीं बिके, सर्दियां आ गई, तो अब मेरा आउट इनपुट टैक्स जो है वो 120 पे खड़ा है, मेरा आउटपुट टैक्स 80 रुपए हो गया। तो अब मैं 40 का क्या करूंगा? क्या फिर भी मैं टैक्स जमा कराऊंगा? मेरी लायबिलिटी बनेगी? नहीं बनेगी। और नहीं बनेगी तो जो 40 रुपए मेरे पास बच गए उसका मैंने क्या करना है? मैंने तो एक महीना तो निकाल लिया, उसके लिए लॉ कहता है कि अगले महीने जो आपकी सेल होगी ये 40 रुपए उससे निकाल ले, आपका वो 40 रुपए जाया नहीं होगा। तो लायबिलिटी एक महीने की नहीं, ये 12 महीने की लायबिलिटी तक आपको चलेगी। वो सारा का सारा उस लॉ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब ये पता होना चाहिए, एक बंदा आता है कि सर मुझे सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन लेनी है, तो आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि उससे पूछे कि भाई सेल्स टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट है सेक्शन 14 में कि फिला फिला कैटेगरी को, ये कैटेगरी है 5, इनको लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी है। अगर तुम समझते हो कि इन 5 कैटेगरीज में आते हो तो तुम्हें रजिस्टर होना चाहिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। और अगर वो कहता है मुझे सेल्स टैक्स लॉ से एक नोटिस आया है कि तुमने दुकान खोली है और रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं ली है, सर ये मुझे फंसा रहे, तो आप फिर उसका जवाब बना के कमिश्नर को लिख सके कि जी आपने जो सेक्शन 14 का मुझे नोटिस भेजा है वो गलत भेजा है, मेरा क्लाइंट तो सेल्स टैक्स में लायबल ही नहीं है। ये आपको कब पता चलेगा? जब आपको रिक्वायरमेंट्स का पता हो कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लॉ के अंदर किस किस बंदे ने करना है। अब कौन कौन सी कैटेगरीज आ गई, अब उसके लिए अगर रजिस्ट्रेशन लाजमी है तो आपको फिर ये लाजमी पता होना चाहिए कि उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है। मुझे क्या बैंक अकाउंट चाहिए सर्टिफिकेट, क्या मुझे एनटीएन चाहिए, क्या मुझे कंपनी का लेटर हेड चाहिए, क्या क्या चीजें मेरे पास हो ताकि सेल्स टैक्स वाले मेरी रजिस्ट्रेशन कबूल कर ले, इनका पता। उसके बाद रजिस्टर हो गया तो हर महीने रिटर्न है, रिकॉर्ड कीपिंग है, रिकॉर्ड मिनिमम सेक्शन 22 वो हम डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या चीजें हैं जिसमें सेक्शन 26 में रिटर्न फाइलिंग होती है और रिकॉर्ड कीपिंग सेक्शन 40 में, कि क्या मुझे रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि एनुअल ऑडिट हर बंदे का होगा। जरूरी नहीं है कि 7 लाख बंदों का हो जाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो है ना, किसी की भी सिलेक्शन हो सकती है, आपके क्लाइंट की भी, तो ना। टैक्स फ्रॉड कैसे होते हैं, अपने क्लाइंट को टैक्स फ्रॉडों से किस तरह बचाना है, ये चीजें डिस्कस होगी।
दो सप्लाईज है, एक बंदा आता है कहता है मेरी जो है सप्लाईज तो है लेकिन जीरो रेटिंग है। आपको पता होना चाहिए जीरो रेटिंग के फवायद क्या है, आप उसको बता सके। एग्जाम सप्लाईज का मतलब है कोई टैक्स नहीं है, जीरो का मतलब भी कोई टैक्स नहीं है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, ताकि आप क्लाइंट को सही बता दो कि यार जब आपके लफ्ज जीरो रेटिंग आ गया ना तो आपके क्लाइंट को रिफंड मिलता है। अगर वो एग्जेम्प्ट आ गया, रेट दोनों का जीरो है, लेकिन लफ्ज की वजह से एक सेक्शन 4 में है एक 13 में है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके क्लाइंट ने जीरो रेटेड सप्लाई की है या एग्जाम सप्लाईज की है, ताकि आप रिफंड के लिए अप्लाई करो, कोई गलती ना करो वरना आपके गले ना पड़ जाए। ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस होंगी। मॉड्यूल 3 है, उसके लिए 12 आवर्स है कारपोरेट लॉ और बेसिक अकाउंटिंग, वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सर अशफाक साहब आपसे डिस्कस करेंगे। और मैं तो इसको मुबारकबाद भी दूंगा कि हमारी फैकल्टी में पढ़ाना इसको इतना अच्छा लगा, सिंध गवर्नमेंट को, कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जीएम फाइनेंस के ओहदे पे पहुंच गए और इस उम्र में। जी इसको अच्छा, ये कॉर्पोरेट लॉ देखें, सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर में बनने के लिए आपको इनकम टैक्स और सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि कॉर्पोरेट लॉ की क्या ज़रूरत है आपको। मसला ये आपके लिए सामने आएगा कि जब आप टैक्स एडवाइजर होंगे तो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने आएंगी। आपके जो क्लाइंट्स होंगे, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लिटरेसी बहुत कम है, बहुत सारे। और दूसरा, तो वो आपके क्लाइंट जो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे, अगर आपको उन डॉक्यूमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो आप उसकी कैसे कंप्यूट करेंगे कि इसकी टैक्सेबल इनकम क्या है। और उसके आप फेमिलियर ही नहीं होंगे डॉक्यूमेंटेशन से। हम बार बार यहाँ पर डिस्कस करते रहे एओपी क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, आपको पता ही नहीं है एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है, कैसे रजिस्टर होता है। तो इसलिए हमारे सीनियर्स ने जब इसको स्ट्रक्चर किया सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर को, तो उन्होंने ये चीजें सामने रखी कि कौन से जार्गन्स यूज होंगे, कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने बार बार आएंगे टैक्स एडवाइजर बनने के लिए। तो उनकी नॉलेज भी होना, एटलीस्ट कम से कम फेमिलियर होना जरूरी है। तो हमने एक छोटा सा एक मॉड्यूल कॉर्पोरेट लॉ का भी रखा है 12 आवर्स के लिए, जिसमें ओवरव्यू देंगे कि कौन सी बिजनेस एंटिटीज पाकिस्तान के लॉज के हिसाब से हैं, और उसमें क्या टाइप्स होते हैं, और उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। हम आपके पास एक क्लाइंट आए और वो उसको रजिस्टर होना है एज अ कंपनी, तो आप उसको रजिस्टर करा सकें, ये भी एसोसिएटेड टास्क होते हैं टैक्स एडवाइजर के। उसकी फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन किस तरह होगी, उसके मेमोरेंडम्स और एसोसी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किस तरह बनेंगे, ये क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, इसमें क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है आपके लिए। अब इन चीजों की आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे इन चीजों को बना सकेंगे। फिर इसके बाद हर कंपनी के लिए या पार्टनरशिप्स के लिए कुछ कंप्लाइंसेस होती हैं। अब हमारे पास क्योंकि इतने लिटरेट आपके क्लाइंट्स नहीं होते, बिजनेस नहीं होते, वो बिजनेस करते तो हैं, तो वो सारा जो टास्क होते हैं वो आपको ही असाइन करेंगे टैक्स एडवाइजर को कि ये भी आप करके दें, ये भी करके दें, अदर देन फाइलिंग। तो उसमें ये कंप्लायंस और रिपोर्टिंग का पार्ट भी शायद आपको ही मिल जाए, और उसके लिए भी आप सर्विस चार्जेस करें। तो इसलिए हमने इसको डाला है। फिर प्री रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे वेबसाइट पर ओपन करके, ऑनलाइन के किस तरह रजिस्ट्रेशन होती है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी आपको क्लाइंट से जो फिल करनी है, नाम कैसे लेना है, नाम कैसे रजिस्टर करना है, फिर आगे जाके उसकी कंप्लायंसेस किस तरह करनी है, ये सारा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और हम दिखाएंगे फिजिकली आपको कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ना सिर्फ किस तरह बनता है, मगर ये होता क्या है, ये इसमें क्या चीजें होती हैं बेसिक। यहाँ आर्टिकल्स, एओए कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को। ये बेसिकली बैकबोन्स होते हैं किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, इसके बगैर नहीं बनती कोई भी कंपनी।
इसके अलावा बेसिक अकाउंटिंग, अच्छा, कॉर्पोरेट लॉ के अलावा एक हमने मॉड्यूल एक और इंक्लूड किया है जो हमें फील हुई जरूरत के स्टूडेंट्स हमारे पास आए तो वो ज्यादातर नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के हैं, ज्यादातर एडवोकेट्स हैं। तो हमने जब ये बैच 1 बैच 2 बैच 3 करके देखी तो अब मसला ये है कि आप अगर टैक्सेशन की फील्ड में आ रहे हैं तो आपको अकाउंटिंग आना लाजमी है, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो हो कि आपके पास क्लाइंट्स की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती आएंगी आपके पास, यहाँ पर क्लाइंट आपको ये नहीं कहेगा कि ये मेरी इनकम है, ये मेरा इतना टैक्स बनता है तो आप रिटर्न फाइल जस्ट करके दें। नहीं, यहाँ पे मसला ये है पाकिस्तान में कि आपको उसको बताना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स मुझे दें, वो आपको फॉरवर्ड करेगा। उन डॉक्यूमेंट से आपको निकालनी पड़ेगी कि इसकी बिजनेस इनकम क्या है, आपको डिराइव करनी पड़ेगी। अगर सैलरी है, अगर सिंपल केस है सैलरी, तो बेसिक फाइलिंग है। तो इवन वो आपको ये भी चीजें नहीं देगा, आपको बताना पड़ेगा कि यार एजीपीआर से आप जाके टैक्स का सर्टिफिकेट ले आए या सैलरी स्लिप्स ले आए, तो आप जाके सैलरी स्लिप से कंप्यूट करेंगे उसकी ग्रॉस सैलरीज टोटल कितनी बनती हैं और उसमें से एग्जैम्प्ट कितनी डिडक्शंस हैं जो आप माइनस कर सकते हैं उसकी टैक्सेबल इनकम डिराइव करने के लिए। फिर साथ में कितनी विदहोल्डिंग हो चुकी है इसकी इनकम की, इनकम के अगेंस्ट टैक्स की, वो आप माइनस करेंगे। और उसके अलावा कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो आप वहाँ उसकी डिपॉजिट कराएंगे एफबीआर में और उसके साथ रिटर्न जमा कराएंगे। तो उसके लिए आप उससे बैंक स्टेटमेंट भी लेंगे, हो सकता है कि आप कैश बुक भी लें, उसके अलावा जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेते जाएंगे। तो आपको ये उनकी फेमिलियरिटी होगी तो आप कर सकेंगे। तो टैक्स कंप्यूट करना, टैक्सेबल लायबिलिटी कंप्यूट करना आपकी जिम्मेदारी होगी यहाँ पर पाकिस्तान में। यहाँ पर मैं अभी गूगल कर रहा था तो हमारी लिटरेसी रेट कोई 62% आ रहा है और हमारे पास 240 मिलियन की तकरीबन आबादी है और उसमें से हम रिटर्न फाइल करते हैं कोई 4.5 मिलियन से 5 मिलियन के करीब। तो ये जो फील्ड है आपकी, आप देख सकते हैं कि जितनी स्ट्रिक्ट लॉज आते जा रहे हैं, आप रोजाना न्यूज में, न्यूज़पेपर में पढ़ते जा रहे होंगे कि कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट ना सिर्फ वो बढ़ती जा रही है बट इसके अलावा नए नए लॉज इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं कि किस तरह आपकी ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस को बैन किया जाए, आप कार्ड ओन ना कर सकें, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये कितनी पोटेंशियल फील्ड है। आगे जाके 4.5 मिलियन टैक्स फाइलर हैं, तो ये 240 मिलियन की आबादी में से जस्ट 4.5 मिलियन टैक्स फाइलर हैं। तो ये आगे जाके नेक्स्ट 3 4 5 ईयर्स में जब आप स्टेब्लिश हो जाएंगे टैक्स एडवाइजर, तो आपके लिए कितना फ्यूचर रिसोर्स बन सकता है, आपकी कितनी अच्छी बिजनेस इनकम बन सकती है। अच्छा, ये नेक्स्ट मॉड्यूल है तो मैं इनवाइट करूंगा अब्दुल कादिर शेख साहब को कि वो इसको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक, आपने बिल्कुल राइटली एजुकेट किया। अच्छा, हमने बहुत शुरू में बात की थी कि जो ओवरऑल एफबीआर का स्ट्रक्चर है इसमें 4 टैक्सेस है। एक है हमारा इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी और फेडरल एक्साइज। ठीक है, तो जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स और सेंट्रल एक्साइज या फेडरल एक्साइज है, ये हमारे इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के जिम्मे में आते हैं। जो कस्टम ड्यूटी है वो हमारे कस्टम्स सर्विसेज के पास आते हैं। फिर हमने दूसरी बात की कि हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस हमारे, हमने जिक्र किया कि सिर्फ एक ही है जो कि इनकम टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस बाकी तीनों हैं। अब कस्टम का तो बड़ा बड़ा नाम सुनते ही समझ आ रहा है कि ये पोर्ट रिलेटेड है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा। तो फिर बाकी दोनों जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो किससे मुतालिक है? तो एक इनडायरेक्ट टैक्स सरकार ने काफी वजाहत से आपको बताया कि वो सेल्स टैक्स है, और सेल्स टैक्स जो है वो बुनियादी तौर पे गुड्स पर है, सेल परचेज ऑफ गुड्स पर है। जो हमारा फेडरल एक्साइज ड्यूटी है ये इनडायरेक्ट टैक्स है,
ये गुड्स बहुत लिमिटेड, जो कि लॉ में गिवन गुड्स से सिर्फ होते हैं। सेल्स टैक्स और इसमें जो फर्क है बुनियादी, वो दो तीन तरह का है, लेकिन मैं आपको पहले दो चीजें सिर्फ बताऊं। जो सेल्स टैक्स है, ये इट्स ओनली अबाउट द गुड्स जिसको हम टैक्सेबल सप्लाईज कहते हैं या एग्जाम्प्ट सप्लाईज कहते हैं। तो सप्लाईज अगर टैक्सेबल होगी तो उन पे सेल्स टैक्स आएगा, और अगर एग्जाम्प्ट होगी तो उन पे सेल्स टैक्स नहीं आएगा, वो एग्जाम्प्ट गुड्स पे चली जाती है। फेडरल एक्साइज के अंदर सिर्फ वो गुड्स हैं जो कि लॉ ने खुद बताई। सेल्स टैक्स में वो तमाम गुड्स हैं जो कि लॉ ने ना भी बताई हो तो भी उन पे टैक्स, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन में क्वालिफाई करेंगी तो फिर उन पे सेल्स टैक्स अप्लाई होता है, मासवाए उन गुड्स के जिसको लॉ ने निकाल बाहर किया कि जी इन पे आपका सेल्स टैक्स अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आटा, फॉर एग्जाम्पल दूध, खुला दूध, इन चीजों पे सेल्स टैक्स अप्लाई नहीं होता। लेकिन जो फेडरल एक्साइज है वो कहता है कि किसी भी चीज पे फेडरल एक्साइज अप्लाई नहीं होती, किसी भी चीज पे नहीं, सिवाय उनके जो कि लॉ ने खुद बता दी। ठीक है, वो हम फिर देखेंगे कौन सी हैं। तो ये फेडरल एक्साइज के दो दो पैरामीटर्स हैं। एक हो गया कि वो गुड्स जो कि लॉ ने खुद कहीं उन पे ये इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। दूसरा, फेडरल एक्साइज जो है वो सर्विसेज पर भी है। बहुत लिमिटेड सर्विसेज हैं लेकिन है, जैसे कि जहाज का टिकट आप लेते हैं तो उसमें कोई गुड तो आप नहीं परचेज करते, लेकिन जहाज के टिकट पे जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लागू होती है। ठीक है, इसी तरह से आप रॉयल्टी पे करते हैं, इसी तरह से आप फ्रेंचाइज फी पे करते हैं, इसी तरह से आप फी फॉर टेक्निकल सर्विस पे करते हैं, इसी तरह से हम कभी एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज पे करते हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एरिया में बैठ के, तो उन सब पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती है। फिर हमारा जो दो डिस्टिंक्शंस हो गई, एक डिस्टिंक्शन ये, पहली कॉमनैलिटी ये हुई कि दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उसके अंदर सिर्फ गुड्स हैं, इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों हैं। उसके अंदर सिर्फ तमाम की तमाम गुड्स है सिवाय उनके कि जो एग्जाम्प्ट हो, इसके अंदर कोई गुड्स नहीं है सिवाय उनके कि जो कि दी हुई है लॉ में। ये दो मेजर इनकी वो है। बाकी इसके अंदर कंप्यूटेशन का तरीकेकार, रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म जो हम डिस्कस करेंगे कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी में किस तरह से रजिस्टर हुआ जाता है, कंप्यूटर टैक्स की कैलकुलेशन किस तरह से होती है, उसके टैक्स के रेट्स अलग से दिए हुए हैं, सेल्स टैक्स से हटके हैं उनके, और काफी हैवी टैक्सेशन है इस पे। जैसे कि सिगरेट है आपका, इस पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी बहुत हैवी है, यानी कि 69 रुपीज तक है 100 रुपए में से 69%। फिर हम कंप्लायंस और रिकॉर्ड कीपिंग को हम देखेंगे कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कितना होता है। ओवरऑल हमारी जो पूरी टैक्स मशीनरी है, टैक्स स्कीम है, टैक्स का जो साइज ऑफ द केक है, उसमें 5% से ज्यादा फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं होता। यानी कि अगर 100 रुपया फेडरल एफपीआर कलेक्ट करता है तमाम चार टैक्सेस में, तो मुश्किल से कोई 4, सवा 4, 5 रुपए, सवा 5 रुपए जो है वो आपके फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है। बाकी आपकी सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स है मेजर कंपोनेंट, फिर आपका सेल्स टैक्स एक मेजर कंपोनेंट है, फिर एक रीजनेबल कंपोनेंट जो हमारा कस्टम्स ड्यूटी का है, और लास्टली हमारा फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। तो हम इसके मतलब भी थोड़ी सी बातें करेंगे। ये हमारा रिलेटिवली एक छोटा कोर्स होगा, छोटा मॉड्यूल है। उसकी एक वजह यह है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रोसीजरल कॉमनैलिटीज हैं विद द सेल्स टैक्स। जब हम सेल्स टैक्स पढ़ते हैं तो जो कि हमें सरकार पढ़ाएंगे, तो उसमें हमें बहुत सी ऐसी प्रोसीजरल चीजें हैं जो कि ऑलरेडी कवर्ड होंगी, रेप्लिका होंगी, एज इट इज अप्लाई होती हैं हमारी एफईडी के अंदर भी। तो इसलिए हम इसको भी टच जरूर करेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। थैंक यू। इवन इसके अंदर सेल्स टैक्स रिटर्न के साथ कोई और रिटर्न नहीं होता। एफईडी का रिटर्न इज सेम, वो सेल्स टैक्स के रिटर्न के अंदर बस लिखेंगे मेरी एफईडी की पेमेंट इतनी है, वो है। इसके लिए ना अलग रिटर्न है, ना अलग जो है कंप्लायंस एंड रिकॉर्ड कीपिंग है। वही सेल्स टैक्स के डॉक्यूमेंट्स एफईडी के डॉक्यूमेंट्स है। वही सेल्स टैक्स वाले गुड्स जिस पे चंद जो है, जैसे सर ने बताया कि टोबैको है, सीमेंट है, उन्हीं पे सेल्स टैक्स भी है, उन्हीं पे ही एफईडी है। तो ये कोई अलग लॉ नहीं है, एडिशनल टैक्सेशन है, इसलिए इसके इसके जो है वो सेल्स टैक्स रिटर्न के साथ रखा गया है कि सेल्स टैक्स का रिटर्न ही समझा जाएगा कि आपका एफईडी का रिटर्न है। जितना आपने सिगरेट की डब्बियां सेल्स टैक्स के लिए बेची, उतनी ही डब्बियां तस्वुर की जाएगी कि आपने एफईडी के। जितने सीमेंट की बोरियां आपने बेची सेल्स टैक्स के लिए, उतनी ही डब्बियां समझी जाएंगी यहाँ। तो ये सारा का सारा लॉ रिक्वायरमेंट्स, ये वो सारा कुछ ये होगा, सिर्फ ये एडिशनल बस टैक्स होगा जो आपके ऊपर लगेगा। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर किसी यहाँ पे किसी का ये शौक हुआ कि मैंने आईआरएस की तरफ नहीं जाना, इनकम टैक्स की तरफ नहीं जाना, मैंने सिर्फ कस्टम्स की तरफ जाना है,
और मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को सीखना है, अगर ये रिक्वायरमेंट्स आई तो उसके लिए हमने 6 आवर्स का रखा है। लेकिन ये लाजमी आना चाहिए क्योंकि ये भी एक फील्ड है, दोनों एफबीआर के विंग्स है ना, एक आईआरएस विंग है, एक कस्टम विंग है। जैसे मैंने 10 साल कस्टम में गुजारे पोर्ट पे, मैं असिस्टेंट कलेक्टर था, फिर डिप्टी कलेक्टर बना, तो इसी तरह ये एफबीआर के अंदर का एक विंग है, इसका भी पता होना लाजमी है क्योंकि गुड्स आप इंपोर्ट करोगे तो आगे सेल्स टैक्स शुरू होगा। गुड्स आप इंपोर्ट करोगे तो एक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, केमिकल्स जो है इधर नहीं बहुत सारे बनते, वो इंपोर्ट होंगे, आपका क्लाइंट लेके आएगा, उसको यही पता नहीं होगा कि मैंने इंपोर्ट, एक टेक्सटाइल का यूनिट है उसको ये एक्सपोर्ट करनी है, गुल अहमद ये वो सारे आपने देखे होंगे, अल करम, चेन वन है, ये सारे एक्सपोर्ट्स कर रहे होते, बिलियंस ऑफ बिलियंस रुपीस आपको फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं। तो अब इनकी एक्सपोर्ट्स की डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी, अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आप उसको क्लाइंट को नहीं सेटिस्फाई करते। लेकिन चूंकि आप नए हो तो आप उन इस सीरियस मैटर्स की तरफ जाने से पहले आप चाहोगे कि मुझे इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का पता हो, मैं डोमेस्टिक तो देख लूं, कस्टम तो एक पूरी दुनिया है, मुझे अंदर जाने भी देंगे या नहीं देंगे, लेकिन ये पढ़ना लाजमी है, आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ये सारे मॉड्यूल्स हैं, इसके बेनिफिट्स हमने पहले ही आपको बता दिए। ये जी सारा कुछ है जिसको हमने डिस्कस किया। बाकी आपके सवालात और जवाबात के लिए हम हाजिर हैं। ये एक ऐसा मॉड्यूल है, ऐसा कोर्स है जिसकी फीस ना होने के बराबर है। अगर ये सोच ले कि 3 कमिश्नर और एक जो है वो 20 ग्रेड का ऑफिसर जो जीएम फाइनेंस बन रहा है, उसका मकसद 25,000 रुपए के लिए यहाँ लोगों को पढ़ाना तो नहीं हो सकता ना। उसका मकसद, मेरा पैशन है, मेरा जज्बा है कि यार मैं बस पढ़ाऊं, मुझे पता नहीं ये शौक है। और फिर मैंने अपनी तरह के ही लोग, लाला के कादिर शेख साहब मेरे बैचमेट, और हमने सीएसएस इकट्ठे किया था, इनके ही बंगलों में बैठ के किए था, इनसे खाने भी खाते थे और जो भी करते थे। तो दोनों का सीएसएस हो गया, मैं कस्टम में आ गया, ये इनकम टैक्स में आ गए। हमीद शेख साहब हमसे 1 साल जूनियर है। अशफाक को तो हमने खुद चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ भेजा, मेरा छोटा भाई है, बैरिस्टर भी मेरा छोटा भाई है, तो उसको हमने फिर लॉ की तरफ भेजा। तो मैंने फिर इसको प्लान किया कि यार कुछ लोगों को आना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए। मैं आज भी, मेरा सैटरडे वाले दिन भी एलटीयू लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस में ऑयल एंड घी पे मेरी प्रेजेंटेशन थी, जिसमें मैंने पूरे सेक्टर को उखाड़ के उनको दिखा दिया अफसरों को कि आपके नाक के नीचे ये सेक्टर इस तरह बिहेव कर रहा है, इसका टैक्सेशन इतना होना चाहिए, हम देख ही नहीं रहे। तो वहां भी वो कहते यार ये तू इधर भी आके पढ़ाता है तो नौकरी फिर तू क्यों करता है, जाके टीचिंग ही कर लेना। लेकिन मैं करता हूँ अकेडमी में जाना। तो फिर इन ऑफिसर्स ने भी मुझे सपोर्ट किया कि यार हम भी आपके साथ हैं। तो मैं कहता हूं कि आप भी अपने दोस्तों के साथ भी, इसको मैंने तो इवन मिशा को कहा था कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट्स भी देना चाहते हैं ना, उसे कहे आप आ जाओ, आप फिजिकली अटेंड करो। लोग कहते हैं हम ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, ऑनलाइन में आपको वो मजा नहीं होता, ना मुझे पढ़ाने में मजा आता है ना उनको। फीस पकड़ना मकसद हो तो हम कहेंगे यार ऑनलाइन ही हो, इधर बिजली का बिल भी ना आए, मुझे भी गुलिस्तान जौहर से इधर ना आना पड़े, अस्करी फोर्स से निकल के सर को भी नहीं आना पड़े, सब किसी को भी ना आना पड़े, इसको मैं किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर लूं। तो हमारा मकसद है कि आप लोग जब यहाँ पे आएंगे फेस टू फेस होगा, उसकी लर्निंग का प्रोसेस ही डिफरेंट होता है, वो ज्यादा ग्रास्प करते हैं आप चीजों को। इधर आए, देखे, सीखे, सवाल करे, समझे, फिर फील्ड में जाएं तो मजा आएगा कि यार कोई जबरदस्त कंसल्टेंट आ गया है, टैक्स एडवाइजर, जिस जो ऑफिसर के पास जाता है तो मसला हल हो जाता है। तो इस तरह बने, अपने दोस्तों को भी मशवरा दे। आपके पास इस महीने कम है, आप पूरे फीस नहीं दे सकते, पार्शली दे के इसमें रजिस्टर हो जाए और शुरू कर दे, आपको मजा आने लगे तो आप फिर फर्दर जो है उसको कंटिन्यू करें और दे दे। लेकिन अपने दोस्तों के साथ आए, लोगों को बताएं, वो इधर आए, देखे,
अगर उनको ये कमर्शियल पर्पस के लिए लगे कि ये इसका मकसद कमर्शियल है तो फिर पता चल ही जाता है। लेकिन वजी बैठा हुआ है, अभी रिटायर्ड हुआ है एफबीआर से, उस वो पहले सीटीए 1 से सीटीए 2 फिर 3 या 4 में भी आज डेमो में फिर बैठा हुआ है। इसको भी मेरी तरह मजा ही नहीं आता मुझे पढ़ाने में, इसे पढ़ने में। 60 साल रिटायरमेंट करके बिहार में कितनी साल सर्विस की वजी? तू जब आ रहा था ना, मैंने कहा यार वजी तू घर तुझे सुकून नहीं आता। तो कहता होगा जहां हमीद शेख साहब जाएगा, कादिर शेख साहब, तारिक, मैं भी उनके पीछे ही जाऊंगा। बहुत अच्छा मेरा स्टाफ का बंदा था, हम इससे सीखते थे, लेकिन अब इसको शौक है कि हमें सुन ले तो सुन ले। तो पहला पहला ये बंदा था जिसने यहाँ पे एडमिशन लिया था, और अब तक मुझे देख के आई वॉज प्लेस सरप्राइज तो हुआ, लेकिन खुशगवार था कि यार वजी को इतनी मोहब्बत है मुझसे है या वेंटर से है या पढ़ने से है। तो इस चीज को एंजॉय करो, आ जाओ, ऑनलाइन ये चक्करों में ना जाओ। ऑनलाइन हमारी फैसिलिटी है, लेकिन उससे लर्निंग वो नहीं होगी। फीस तो आ जाएगी, लर्निंग नहीं होगी। इधर आओगे तो सीखोगे। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि वो आए रेगुलरली इस क्लासेस को ले, और जिसको 4 दिन क्लासेस लेनी है उसके लिए 4 दिन है। ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे सेल्स टैक्स होगा, और सैटरडे संडे इनकम टैक्स होगा। जो 4 दिन नहीं लेना चाहते, 2 दिन लेना चाहते, फिर उनका पहले इनकम टैक्स होगा। जब वो मॉड्यूल खत्म होगा तो फिर सैटरडे संडे फिर सेल्स टैक्स शुरू होगा। लेकिन अगर 4 दिन को कोई लेना चाहते तो उसका जल्दी पूरा हो जाएगा कोर्स। अगर 2 दिन लेना चाहते तो पहले एक मॉड्यूल खत्म होगा, फिर दूसरा शुरू होगा, फिर तीसरा शुरू होगा, फिर 3 महीने का पूरा ड्यूरेशन चलेगा। वरना ये 2 महीनों में खत्म हो सकता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि सर हम 4 दिन पढ़ना चाह रहे हैं ना, 2 दिन सेल्स टैक्स और 2 दिन इनकम टैक्स। फिर जब ये मॉड्यूल्स खत्म हो तो 2 दिन एफईडी और 2 दिन कॉर्पोरेट लॉ और बेसिक अकाउंटिंग। तो हमारा जो 3 महीने का कोर्स है वो 1 महीना सुकड़ के 1.5 महीने या 1.25 महीने में खत्म हो सकता है। दोनों ऑप्शन है, यानी जिस तरह आपको सूट करता है वो करे। अपने दोस्तों को साथ ले आए और इसको अटेंड करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग ग्रुप।